स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। सनग्लासेस लगाए हुए आदमी ने मशीन कक्ष अधिकृत कर्मचारियों के लिए ही लिखे दरवाजे पर दस्तक दी। उसने एक कार्ड निकाला, दरवाजे के बगल वाली मशीन पर स्वाइप किया, हैंडल खींचा और अंदर चला गया। अंदर लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर का कमरा था, जिसकी दीवारें मॉनिटरों से ढकी थीं। बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। एक दर्जन से अधिक लोग, कुछ खड़े कुछ बैठे, स्क्रीनों पर चल रहे मुकाबलों को देख रहे थे। हु भाई, कुछ दिलचस्प हुआ है? सनग्लासेस वाला आदमी मुस्कुराते हुए पास आया। क्या है? कोला पी रहा एक बलिष्ठ व्यक्ति मुड़कर देखा। आज एक नया लड़का एसोसिएशन में शामिल हुआ और अमन और उसके साथियों ने उसे मंच पर खींच लिया है। सनग्लासेस वाले ने हंसकर कहा, क्या अभी अभी आया है नया लड़का? सीधे मंच पर? हिम्मत तो है। अरे हमेशा ऐसा ही होता है ना, नया खून शेर से नहीं डरता। जल्दी ही सबक सीख जाएगा। बाकी लोगों ने सहमति जताई। दिलचस्प, यशवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। कितने का दाम है? 100 पॉइंट। 50। जैसे ही सबने सोचा कि लड़के में कुछ आत्मबोध है, सनग्लासेस वाले ने जोड़ा और 50 पॉइंट का दांव उसने खुद की जीत पर लगाया है। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में हंसी का शोर फूट पड़ा। हा हा हा, यू भाई, क्या मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे? नए लड़के ने खुद पर 50 पॉइंट लगाए जीतने के लिए। सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सनग्लासेस वाला अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाया। पिछली बार हमने किसी को इतना आत्मविश्वासी 2 साल पहले देखा था, है ना? हाँ, मुझे वह लड़का याद है, जोहेब नाम था शायद। वही हरकत और सब कुछ गंवा दिया। सुना है बाद में वह जंगल में मर गया था, है ना? लगता तो है। उम्मीद नहीं थी कि कोई और इतना अति आत्मविश्वासी लड़का दिखेगा। इसमें मजा आएगा। बेशक, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मंच पर चल रहा मुकाबला अब अंत के करीब था। मिट्टी तत्व की महाशक्ति वाले लड़के ने चट्टान की कील से अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका दिया, उसे सफलतापूर्वक गिरा दिया। हालांकि वह खुद भी थक गया था और आगे नहीं लड़ सकता था। हारने वाले ने गालियां दी, जबकि विजेता खुशी में डूब गया। नंबर 15। स्पीकरों से एक आवाज आई और एक गठीला आदमी मंच पर चढ़ा, भीड़ से चिल्लाया, 200 पॉइंट, कौन मुझसे मुकाबला करेगा? अरे ये तो वही है, इसीलिए 200 पॉइंट का दांव लगा रहा है। हाँ, ये रूपांतरण बल तक पहुंच चुका एक योद्धा है। उसकी महाशक्ति के साथ उसका शरीर 3 मीटर से अधिक तक सूझ सकता है। मिट्टी की दीवार वाला लड़का इसके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा। गठीले आदमी ने कमरे में नजर दौड़ाई। बलवंत, इतना घमंड क्यों? तेरे 200 पॉइंट मैं ले रहा हूँ। एक खुरदरी आवाज आई जब एक बलिष्ठ आदमी धक्के मारता हुआ मंच तक पहुंचा। दिनेश, फिर से तुम? बलवंत ने ताना मारा। पिछली बार जो 200 पॉइंट तुमने मुझे दिए थे, उसके लिए मैंने तुम्हें धन्यवाद नहीं कहा था। धत तेरे की, बलवंत, तुम ये कहने की हिम्मत करते हो? अगर उससे पहले मैं 2 मुकाबले न लड़ा होता तो तुम जीतते नहीं। देखो, इस बार मैं 2 गुना वापस लेकर रहूंगा। तभी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगर 10 सेकंड के भीतर कोई मंच से नहीं हटा तो प्रतिभागी तय हो जाते। जल्द ही उल्टी गिनती समाप्त हुई और मुकाबला आधिकारिक तौर पर 3 मिनट बाद शुरू हुआ। बड़ी स्क्रीन पर बनाम के साथ 2 प्रोफाइल दिखाई दिए और नीचे तेजी से बदलती संख्याओं के 2 कॉलम जो चल रहे दांव दिखा रहे थे। रुझान दिनेश के पक्ष में ज्यादा था। 1 मिनट से भी कम समय में उस पर लगाए गए पॉइंट 5000 तक पहुंच गए। बलवंत पर लगाए गए पॉइंट 3000 से अधिक थे। दोनों संख्याएं बढ़ती रहीं। पार्थ ने चुपचाप देखा, फिर उसे 2 परिचित आवाजें सुनाई दी। सारा दांव बलवंत पर लगाओ, बाधाएं लगभग दोगुनी हैं। अगर वह जीतता है तो हमारे 50 पॉइंट 100 हो जाएंगे। अमन ने उत्साह से कहा। क्या तुम सोचते हो कि बाकी सब बेवकूफ हैं? सिर्फ तुम ही होशियार हो। दिनेश पिछली बार हारा था क्योंकि वह तीसरे मुकाबले से पहले 2 लड़ चुका था। इस बार दोनों अपनी चरम सीमा पर हैं। जाहिर है दिनेश के जीतने की संभावना ज्यादा है। क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे पास अंदर की खबर है। बलवंत ने हाल ही में काफी सुधार किया है। दिनेश शायद टिक नहीं पाएगा। सच में? बस देखते जाओ। 3 मिनट बाद दिनेश पर लगाए गए पॉइंट 9000 तक पहुंचे। बाधाएं 1.33 थीं। बलवंत पर 6000 पॉइंट थे। बाधाएं 2.0 थीं। पार्थ ने आंखें सिकुड़ी। एसोसिएशन 20% हिस्सा लेता था। कोई भी जीते, एसोसिएशन को 2000 पॉइंट मिलते थे। जितने ज्यादा दांव, एसोसिएशन के लिए उतना ज्यादा हिस्सा। यही वजह थी कि शामिल होते ही उसे निशाना बनाया गया। ये मुकाबला पिछले वाले से ज्यादा रोमांचक था, खून को तेज करने वाली कार्रवाई के साथ। दर्शकों में महिला जागृतकर्ताओं ने उत्तेजना में चीखें मारी। 2 मिनट बाद लड़ाई समाप्त हुई। अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए दिनेश हार गया। कहा था ना? उसके बगल में अमन की आवाज आई। अच्छा हुआ तुमने मेरी बात मानी। 50 पॉइंट दोगुने होकर 100 हो गए। मानते हो अमन भाई, आप कमाल के हो। अच्छा हुआ हमने आपकी बात सुनी। बेशक, अमन ने गर्व से कहा। मेरे पास अंदर की खबर है। देखो, बहुत जल्द मैं इन 100 पॉइंट को तिगुना कर दूंगा। जैसे ही दिनेश चला गया, बलवंत भी मंच से उतर गया। छोटी लड़ाई के बावजूद शारीरिक और आत्मिक शक्ति का ह्रास बहुत ज्यादा था। वे अतिरिक्त 1000 पॉइंट का तिहरा जीत पुरस्कार चाहते थे, पर ऊर्जा की कमी थी। नंबर 16 मंच पर स्पीकर ने फिर से आवाज लगाई। 100 से ज्यादा लोगों की नजरों के बीच पार्थ मंच पर चढ़ा और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कौन है? जाना पहचाना नहीं लग रहा। हाँ, क्या ये हम में से है? मुझे इसकी कोई याद नहीं। लगता है नया लड़का है। मैंने इसे अमन और उसके साथियों के साथ देखा था। भीड़ की आंखें अमन और उसके दोस्त की ओर मुड़ गईं।
दोनों स्तब्ध थे, कुछ समझाने ही वाले थे कि सनग्लासेस वाले ने स्पीकर के जरिए बात की। पेश है विवेक, आज ही शामिल हुआ एक नया सदस्य, एक ही स्तर का जागृत करता। उसकी महाशक्ति गति वृद्धि है। वह दांव लगाना चाहता है 50 पॉइंट। कोई चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। मंच पर सन्नाटा छा गया, फिर अफरा तफरी मच गई। धत, एक नया लड़का, सचमुच एक नया लड़का। क्या आजकल नए लड़के इतने आत्मविश्वासी होते हैं? गति वृद्धि, ठीक लगता है। तो क्या सिर्फ इस स्तर का जागृत करता? जब मैं शामिल हुआ था, मैं भी इस स्तर का था। ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। ये लड़का इतना साहसी, इसे किसने हिम्मत दी? क्या यह मुफ्त पॉइंट नहीं है? 50 पॉइंट, धत, मैं आकर्षित हो रहा हूँ। शर्म करो, डी स्तर का जागृत करता होकर नए लड़के को धमकाओगे। हर किसी का अपना गौरव होता है, इसलिए मुझे जाने दो। जैसे ही कई लोग हिचकिचा रहे थे, एक छोटा चेचक के दागों वाला आदमी मंच पर चढ़ा, भीड़ को देखकर मुस्कुराया। दर्शकों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विनय जैन चेचक वाला एक ही स्तर का जागृत करता 3 साल पहले एसोसिएशन में शामिल हुआ था। उसकी शक्ति ध्वनि तरंग नियंत्रण है। एक बार का मतलब ज्यादा से ज्यादा सिरदर्द और बेहोशी, या बदतर छिद्रों से खून बहना और मौत। उल्टी गिनती जल्दी समाप्त हुई। पार्थ और विनय जैन की प्रोफाइल बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। जाहिर था कि पार्थ पर कम दांव थे, यहाँ तक कि कभी कभार बढ़ोतरी भी एक बार में केवल 10 या 20 पॉइंट की ही होती थी। विनय जैन के पॉइंट 50 और 100 की संख्या में बढ़े, जल्दी ही 1000 तक पहुंच गए। फिर बढ़ोतरी धीमी हो गई, क्योंकि कुछ ही लोग पार्थ में विश्वास करते थे और विनय पर दांव लगाने की बाधाएं कम थीं। शुल्क के बाद लगभग कुछ भी नहीं मिलता था। मंच पर विनय जैन मुस्कुराया। भाई, अगर मैं ये 50 पॉइंट नहीं लूंगा तो कोई और लेगा। मुझे दोष मत देना, मैं तुम पर आसान रहूंगा, बस सह लेना। पार्थ मुस्कुराया। वह संदेशों के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कुछ विवरण जानता था। 2 मिनट बीत गए और दांव लगभग 200-2000 तक पहुंचे। अमन, तुमने विनय पर इतनी कम बाधाओं पर क्यों दांव लगाया? अगर तुम जीतते भी हो तो ज्यादा नहीं मिलेगा। सुरक्षित खेल रहा हूं। अमन ने आंखें घुमाई। नए लोगों पर ज्यादा बाधाएं आमतौर पर बर्बादी होती हैं। विनय पर दांव लगाना हालांकि कम बाधाओं वाला है, एक निश्चित जीत है। छोटी जीतें जुड़ती हैं, समझे? लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा भी जोड़ना, 10 पॉइंट भी, लगभग 10 गुना बाधाओं के साथ एक जीत बहुत बड़ी होगी। यहाँ कोई उलटफेर नहीं होगा। क्या मैंने अभी अभी हमारे 50 पॉइंट को 2 गुना नहीं किया? मुझ पर विश्वास करो, मैं सही हूँ। अमन आत्मविश्वास से भरा था। ठीक है, रवि ने सिर हिलाया। अमन पिछली बार सही था। अगर वे सुनते तो 50 पॉइंट गए होते। इस बार हालांकि जीत से ज्यादा नहीं मिलेगा, पर उसे अगली बार बेहतर बाधाओं की उम्मीद थी, पॉइंट को फिर से 2 गुना करने की। 3 मिनट बीत गए। दांव अब 300 से 2200 थे। पार्थ की बाधाएं 7.33 थीं, जिसका मतलब 1 पॉइंट 7.33 पॉइंट जीत सकता था। 50 पॉइंट से 366 मिलेंगे। विनय जैन की बाधाएं सिर्फ 1.05 थीं। 10 पॉइंट दांव लगाने पर सिर्फ 0.5 जीतेंगे, शुल्क घटाकर। हु भाई, मुकाबला शुरू होने वाला है, सनग्लासेस वाले ने कहा। यशवंत ने जम्हाई ली कम स्तर की लड़ाई से अप्रभावित था। परिणाम शुरू होने से पहले ही स्पष्ट लग रहा था। आसपास के लोग भी सिर हिला रहे थे। भीड़ में अमन ने मंच पर पार्थ को दुख के साथ देखा। भाई, मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की, पर तुमने नहीं सुनी। तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, विनय जैन ने अपना मुंह खोला और एक अदृश्य ध्वनि तरंग तुरंत पार्थ को घेर लिया। ध्वनि तरंग महाशक्ति, ये प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे बेहोश हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। ये ध्वनि तरंग को ठोस ऊर्जा में भी संपीड़ित कर सकती है, जिससे वस्तुओं के संपर्क में आने पर विस्फोट हो सकता है, कांच टूटने से लेकर चट्टानें टूटने और इमारतें ढहने तक। विनय जैन अक्सर पहले वाले का उपयोग करता है, क्योंकि यह आत्मिक शक्ति का ज्यादा ध्यान रखता है और तेज होता है, और अन्य सीधे आत्मिक हमलों के विपरीत ध्वनि तरंग को माध्यम के रूप में उपयोग करने से प्रतिक्रिया से बचा जाता है। रिंग के चारों ओर के लोगों ने विनय जैन को मुंह खोलते देखा और तुरंत समझ गए कि वह क्या योजना बना रहा है। कुछ ने तो पार्थ को बचने के लिए चिल्लाया भी, लेकिन पार्थ 1 इंच भी नहीं हिला। मुझे पता था कि ये 50 पॉइंट मुफ्त में दिए गए। किसी ने भारी सांस ली, उनकी आंखों में निराशा थी। अभी भी बहुत अनुभवहीन विनय जैन से शुरुआत में ही ध्वनि तरंग हमला झेलना, आगे वह क्या करेगा? भले ही वह गति प्रकार का जागृत करता हो, पर शुरुआत में ही नियंत्रित हो जाने का मतलब है कि वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक कहा, ये शब्द मौजूद कई स्तर के जागृतकर्ताओं के साथ गूंजे। यहाँ तक कि अगर उन्हें भी विनय जैन ने शुरुआत में ही हमला किया होता तो वे भी चकरा जाते, फिर निष्क्रिय रूप से पिटते या हार मान लेते। अगर वे आत्मसमर्पण करने से इनकार करते तो वे बस बेहोश होने का इंतजार करते। विनय जैन का मुंह चौड़ा खुला था। अपनी ध्वनि तरंग हमले को जारी रखते हुए उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। 3 सेकंड से भी कम समय में यह नया लड़का रिंग पर गिर जाएगा। वह खुशी खुशी उन 50 पॉइंट को स्वीकार करेगा। हालांकि 3 सेकंड बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। उसके पार वाला नया लड़का शांत रहा, उसे चुपचाप देखता रहा। विनय जैन स्तब्ध रह गया। एसोसिएशन के इस स्तर के जागृतकर्ताओं में से कोई भी अब तक कम से कम असहनीय दर्द में होता। अगर पहले से ही बेहोश होकर जमीन पर न लौट रहा होता। इस लड़के को क्या हुआ है? कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। इस नए लड़के को क्या हुआ? रिंग के बाहर के लोगों ने कुछ गड़बड़ महसूस करना शुरू कर दिया। ये क्यों लग रहा है कि नए लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा? असर नहीं हो रहा? असंभव। इस दूरी पर विनय जैन द्वारा अंधाधुंध हमले में भी वह निशाना साध लेता। किसी ने रिंग को देखा, जो सिर्फ 100 मीटर गुना 100 मीटर था और दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर से कम थी। वह चूक नहीं सकता। क्या विनय जैन हाथ खींच रहा है? विनय जैन, तुम क्या कर रहे हो?
ये सुनकर एक और व्यक्ति क्रोधित हो गया। मैंने तुम पर 100 पॉइंट लगाए हैं, जल्दी से इसे खत्म करो। मैंने तुम पर 200 पॉइंट लगाए। विनय जैन, हाथ खींचना बंद करो, इसे अभी खत्म करो। इस नए लड़के को सबक सिखाओ, उसे दांव समझाओ। भीड़ का शोर मच गया। मंच पर विनय जैन ये सुनकर ठंडे पसीने में डूब गया। वह सच में हाथ नहीं खींच रहा था। उसने शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा दी थी, 1 सेकंड के नॉकआउट का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब 5 सेकंड बीत चुके थे और उसकी आत्मिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी नया लड़का सहज दिख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके हमले का कोई असर ही नहीं हुआ? नियंत्रण कक्ष में एक मजाक भरी आवाज गूंजी। विनय जैन को एसोसिएशन में 3 साल हो गए हैं, फिर भी वह एक नए लड़के को जल्दी से संभाल नहीं पा रहा। सनग्लासेस वाला आदमी हंसा। सच में कमजोर है? ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है। यशवंत की आवाज बीच में आई, उसकी आंखें पार्थ पर केंद्रित थीं। इस नए लड़के में कुछ अजीब है। कमरा शांत हो गया, सबकी आंखें यशवंत की ओर मुड़ गईं। हु भाई, आपका मतलब? यशवंत ने स्क्रीन को देखा। इसमें कोई शक नहीं कि विनय जैन की ध्वनि तरंग ने निशाना साधा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, नए लड़के ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया? हिस कमरे ने सामूहिक रूप से सांस ली। ये सच था, उसकी अभिव्यक्ति शांत बनी हुई थी। हु भाई, आपका मतलब है कि नया लड़का कोई गुरु है? सनग्लासेस वाले को विश्वास नहीं हुआ। संभव है। यशवंत ने सिर हिलाया। या तो नए लड़के की आत्मिक शक्ति विनय जैन से कहीं ज्यादा है, जिससे वह हमले को सहन कर सकता है, या नए लड़के में मजबूत अभिनय कौशल है और वह दर्द को बिना दिखाए सहन कर सकता है। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, महसूस किया कि दोनों विकल्प प्रभावशाली थे। यशवंत के होठों पर मुस्कान आ गई। यह नया लड़का कम से कम दिलचस्प था। करीब 10 सेकंड बीत गए और रिंग के चारों ओर के जागृतकर्ताओं ने देखा कि कुछ निश्चित रूप से गलत था। पहले विनय जैन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा था, अब वह पीला पड़ गया था, खूब पसीना बहा रहा था और काम भी रहा था, स्पष्ट रूप से आत्मिक शक्ति की कमी के संकेत। आत्मिक शक्ति की कमी। कई लोगों ने विनय जैन की ओर देखा, सोचा, गंभीरता से एक नए लड़के से लड़ते हुए अपनी आत्मिक शक्ति खत्म कर दी। कुछ ने पार्थ को घूर कर देखा, गहराई से सोचते हुए, इस नए लड़के में कुछ कौशल लग रहा है। जमीन पर अमन का चेहरा पीला पड़ गया। किसी कारण से उसे एक बुरा एहसास हुआ। अगले ही पल मंच पर एक छाया हिल गई। विनय जैन, भागो! किसी ने हताशा में चिल्लाया। विनय जैन भी भागना चाहता था, पर प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज थी। उसने सिर्फ एक धुंधलापन अपनी ओर तेजी से आते देखा, फिर अपनी गर्दन पर एक शीतलता महसूस हुई। यह एक चमकता हुआ खंजर था। विनय जैन ने अपना सिर घुमाया, पार्थ के साथ आंखें मिलाईं। नीचे की भीड़ ने देखा, स्तब्ध, उनके दिमाग अविश्वास से गूंज रहे थे। क्या लड़ाई तय हो गई थी? ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था। उसकी गर्दन पर खंजर का मतलब था कि अब उसका जीवन प्रतिद्वंद्वी के हाथों में था। हार मान लो, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मैं हार मानता हूं, विनय जैन ने जवाब दिया, अपनी शर्म को निगलने की कोशिश करते हुए। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। वह चाहता था कि वह नजर से गायब हो जाए। पार्थ ने सिर हिलाया और अपना खंजर वापस ले लिया। आसपास का माहौल सन्नाटे में डूब गया। कुछ ही पलों में हंगामा मच गया। विनय जैन, तुम कमीने! तुम्हें एसोसिएशन में सालों हो गए और तुम एक नए लड़के को भी नहीं हरा सकते। मेरे 100 पॉइंट गए, मैंने 200 पॉइंट लगाए, 200 पॉइंट, और कुछ उधार भी लिए थे। गाली, मेरे पैसे वापस करो। अमन निराश होकर फर्श पर बैठ गया। रवि ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में थूका। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। उसने अपने 50 पॉइंट को दोगुना किया था, लेकिन अब वह सब चला गया। विनय जैन, वह कैसे हार सकता था? ये तो निश्चित जीत होनी चाहिए थी। भीड़ की गालियां विनय पर लहर की तरह बरसी, लगभग उसे डुबो दिया। आखिरकार विनय जैन खुद को रोक नहीं पाया और दहाड़ते हुए बोला, तुम क्या चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें मुझ पर दांव लगाने के लिए मजबूर नहीं किया। साथ ही उसने पार्थ पर एक नजर डाली। यह नया लड़का उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यहाँ किसी के साथ भी यही परिणाम होता। भीड़ थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर हंगामा तेज हो गया। कुछ तो ऊपर चढ़कर उसे पीटना भी चाहते थे। इस नए लड़के में सच में कुछ कौशल हो सकता है। बलवंत मुस्कुराया, सोच रहा था कि अगर बुरी प्रतिष्ठा का डर न होता तो शायद वह उसे चुनौती देता। मंच पर पार्थ ने अपना फोन निकाला, प्रोग्राम की जांच की और 2 ईमेल पाए। दोनों अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से थे। एक रिंग मुकाबला जीतने के लिए था, जिसमें 90 पॉइंट जमा हुए थे। वे अपना हिस्सा जरूर लेते हैं, उसने सोचा। 10% कटौती पर ध्यान दिया। दूसरा सट्टेबाजी का इनाम था 366 पॉइंट, जिसमें से 1% शुल्क घटाकर लगभग 363 पॉइंट बचे। 90 पॉइंट को मिलाकर अब उसके पास कुल 453 पॉइंट थे। 100 से 453 पॉइंट तक लगभग 5 गुना। पार्थ को मानना पड़ा कि पॉइंट पर दांव लगाना सचमुच आकर्षक था। फिर भी ये तरीका ज्यादा नहीं चलेगा। अगर उसकी क्षमताएं ज्ञात हो गईं, तो वह इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। जुआ आखिरकार खेल शुरू होने से पहले ही अधिकांश लोगों को हरा देता है। तभी उसका फोन बजा। ये सनग्लासेस वाला आदमी था। विवेक भाई, पॉइंट जमा हो गए। उसका लहजा थोड़ा दयालु लग रहा था। हाँ, पार्थ ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि लगातार 3 मुकाबले जीतने पर 1000 अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं, क्या ये सही है? ये सही है, सनग्लासेस वाला मुस्कुराया। अगर आप उसके बाद 3 और जीतते हैं तो आपको 3000 अतिरिक्त पॉइंट मिलेंगे। विवेक भाई, चुनौती के लिए तैयार हैं? हाँ, पार्थ सहमत हो गया। जब तक दांव बढ़ते हैं, एसोसिएशन ज्यादा पॉइंट कमाता है। अच्छा है, लेकिन एक नियम है, लगातार जीत की चुनौती के लिए प्रत्येक दांव पिछले से कम 2 गुना होना चाहिए। कोई समस्या नहीं, पार्थ सहमत हो गया। बहुत बढ़िया। विवेक भाई, दूसरे मुकाबले से पहले ब्रेक चाहिए? जरूरत नहीं, अभी शुरू करते हैं। ठीक है। जल्द ही स्पीकर के जरिए घोषणा की गई। भीड़ ये जानकर हैरान रह गई कि नया लड़का तुरंत दूसरा मुकाबला शुरू करना चाहता है।
प्रभावशाली आत्मविश्वास, और दांव 50 से 100 पॉइंट तक बढ़ गया। मैं जाऊंगा, किसी ने चिल्लाया। एक बलिष्ठ आदमी रिंग पर चढ़ा, पार्थ को घूर कर देखा। बच्चे, तुमने मुझे पहले 100 पॉइंट हरवा दिए, अब मैं तुमसे वापस ले लूंगा। सच में? पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। मुझे डर है कि तुम उन 100 पॉइंट को तो वापस नहीं ले पाओगे, बल्कि एक और 100 गंवा दोगे। हा। भीड़ हंसी से फूट पड़ी। तुम। बलिष्ठ आदमी का चेहरा लाल हो गया, फिर उसने सांस छोड़ी। बच्चे, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखते हैं कि जब लड़ाई शुरू होती है तो क्या तुम्हारा मुंह इतना ही मजबूत रहता है। पार्थ और बलिष्ठ आदमी के अवतार अखाड़े के चारों ओर की 4 स्क्रीनों पर दिखाई दिए। बाद वाले के नाम के नीचे सट्टेबाजी के पॉइंट तेजी से कूद रहे थे। 500, 1000, 1500। इसके विपरीत पार्थ के नाम के नीचे के पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 100, 120, 130। प्रत्येक उछाल में केवल 10 या 20 पॉइंट जुड़ रहे थे। कई लोगों ने बलिष्ठ आदमी के नाम के नीचे की बाधाएं देखी, लगभग 1.0, और सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। पॉइंट कमाना इतना मुश्किल है। इतनी कम बाधाओं के साथ अगर आप सही दांव लगाते भी हैं तो मुश्किल से कुछ मिलता है। तो प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाओ, किसी ने सुझाव दिया। थोड़ा दांव लगाओ, 10 गुना बाधाओं के साथ अगर आप सही दांव लगाते हैं तो आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सही कहा। दरअसल मैंने अभी अभी उस नए लड़के पर दांव लगाया था, 10 पॉइंट, और यह 60 से ज्यादा पॉइंट में बदल गया। हाँ, लेकिन वह पिछली बार था। विनय जैन बेकार था, वरुण अलग है। हालांकि वह अभी भी इस स्तर का जागृत करता है, उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही डी स्तर के करीब है ना? हाँ, उसने दूसरों के साथ कई डी स्तर के कार्य पूरे किए हैं, सिर्फ अकेले डी स्तर का कार्य पूरा करने का सबूत बाकी है। सच है, उसकी महाशक्ति के साथ पदोन्नति कार्य पूरा करना आसान होना चाहिए। भीड़ छोटे समूहों में चर्चा कर रही थी। मंच पर पार्थ अपने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी देख रहा था। वरुण, ई स्तर का जागृत करता, 2 साल पहले एसोसिएशन में शामिल हुआ, महाशक्ति पत्थर की त्वचा। सिर्फ ये कुछ पंक्तियां और ज्यादा विवरण उपलब्ध थे, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त 100 पॉइंट का भुगतान करना पड़ता था। पार्थ ने इस खर्च में धोखा न खाने का फैसला किया। पत्थर की त्वचा, जैसा कि नाम से पता चलता है, अंबिकानगर में सी स्तर के जागृतकर्ता के समान है, जिसका पूरा शरीर धातु में बदल सकता है। वह स्क्रीन से बाहर निकला, दोनों पक्षों के पॉइंट पर एक नजर डाली। 600 से 5000। पार्थ ने माथे पर बल डाला। वह चाहता था कि उसकी जीत पर कम लोग दांव लगाएं, इस तरह वह अधिकांश पॉइंट ले सकता था। लेकिन दूसरे भी बेवकूफ नहीं थे, वे बड़ा जीतने के लिए छोटा दांव लगाना पसंद करते थे। उसने अपने शेष पॉइंट देखे, अभी भी 353 पॉइंट बाकी थे, और तुरंत उन सभी को खुद पर दांव लगा दिया। इस प्रकार स्क्रीन पर पार्थ के नाम के नीचे के पॉइंट 600 से 900 से अधिक पर कूद गए, जिससे कई लोग चौंक गए। वह कौन है? उलटफेर पर इतना भारी दांव लगा रहा है, क्या वे एक ही बार में सब कुछ खोने से नहीं डरते? काफी हिम्मत वाला। अगर नया लड़का हार जाता है तो वे रोने के लिए भी बहुत तबाह हो जाएंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? मैं वरुण पर इतने सारे लोगों को दांव लगाते हुए देखता हूँ। बाधाएं चौंकाने वाली रूप से कम हैं। नए लड़के पर दांव लगाने से बाधाएं ऊपर जाती हैं, है ना? सही कहा, जितना ज्यादा लोग नए लड़के पर दांव लगाएंगे उतना अच्छा। नियंत्रण कक्ष में सनग्लासेस वाले समूह को इस दृश्य को देखकर एक तरह की पुरानी याद महसूस हुई। स्क्रीन को देखकर पुष्टि हुई। निश्चित रूप से यह नया लड़का खुद पर दांव लगा रहा है, पूरा दांव लगा रहा है। बहुत साहसी। ये वरुण विनय जैन से तुलनीय नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरी तरह से पत्थर बन जाने पर वह नजदीकी सीमा की राइफल गोलियों का सामना कर सकता है। सच है, यह नया लड़का तेज है। अगर वह प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ नहीं सकता तो क्या फायदा? मुझे लगता है कि वह खुद को ज्यादा आंक रहा है। यशवंत पैर पर पैर रखकर बड़े चाव से दृश्य देख रहा था। जल्द ही 3 मिनट समाप्त हो गए और पॉइंट अनुपात 1200 से 3600 हो गया। पार्थ के लिए बाधाएं 3.6 थीं। एक सफल दांव हर पॉइंट को 3 से ज्यादा से गुना करेगा, जो पिछली बार से काफी कम था। वरुण की बाधाएं सिर्फ 1.2 थीं। एक सफल दांव 100 पॉइंट को 120 में बदल देगा, जिसमें से थोड़ा और 1 पॉइंट हैंडलिंग शुल्क घटाया जाएगा। 3, 2, 1। उल्टी गिनती के अंत में वरुण ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर जोर से पटका, खुद को एक बुलेट की तरह सीधे पार्थ की ओर प्रेरित किया। साथ ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उजागर त्वचा पत्थर में बदल गई। पत्थर तेजी से इकट्ठा हो गया, जल्द ही अपने मूल आकार का 2 गुना हो गया। उसकी मुट्ठी, जो शुरू में एक रेत की बोरी के आकार की थी, एक बेसिन के आकार तक फैल गई। पार्थ के चेहरे की ओर हथौड़ा मार रही थी। इतना तेज! दर्शकों में से किसी ने चिल्लाया। वरुण की ताकत फिर से बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। देखते हैं कि अब वह नया लड़का कैसे अभी भी अभिमानी रह सकता है। कई लोगों ने अपने होंठ काटे। पार्थ के प्रति नाराजगी थी क्योंकि उसने उन्हें पहले पॉइंट हरवा दिए थे। अमन और रवि भी भीड़ में थे, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, आंखें चौड़ी थीं। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ, किसी ने कहा। विवेक मत भूलो, यह नया लड़का गति प्रकार का जागृत करता है। विनय जैन के खिलाफ पिछले मुकाबले के दौरान उसकी गति इतनी तेज थी, वरुण के हमले से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये बयान आसपास के कई लोगों के साथ गूंजा। आखिरकार गति प्रकार के जागृतकर्ता स्वाभाविक रूप से बचाव में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। हमलों से बचना औसत जागृतकर्ताओं की तुलना में आसान था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही दूरी कम हुई, वरुण की पथरीली मुट्ठी पार्थ के गाल को सेंटीमीटर के भीतर छूने वाली थी। बाद वाला स्थिर रहा। क्या हो रहा है? दर्शकों ने आश्चर्य से चिल्लाया। क्या नया लड़का डर से लकवाग्रस्त हो गया है? वह क्यों नहीं हिल रहा? हो ही नहीं सकता। बगल वाले किसी ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह लड़का मुकाबले से पहले इतना घमंडी था, अब डर से लकवाग्रस्त हो गया है। मंच पर वरुण ने एक मुस्कुराहट दिखाई, जैसे कि वह पहले ही पार्थ को हवा में उड़ते हुए देख रहा था, अपने एकल मुक्के से सुरक्षा कवच में टकरा रहा था। फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया।
उसने सोचा कि पार्थ डर से जम गया है, लेकिन पार्थ ने अचानक अपना दाहिना हाथ पीछे घुमाया, फिर बिजली की गति से आगे घुमाया। वह क्या कर रहा है? वरुण के साथ सीधे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। वह पागल है। ये लड़का। भीड़ स्तब्ध थी। यह क्या मजाक है? एक गति प्रकार का जागृतकर्ता एक योद्धा के साथ सीधे टक्कर ले रहा है जो त्वचा को पत्थर में बदल सकता है। वरुण की आंखों में तिरस्कार दिखा। नए लड़के के अति आत्मविश्वास का मजाक उड़ाया। धमाका। एक जोरदार टक्कर। मुट्ठियों ने एक ठोस टक्कर दी। ये खत्म हुआ। कई लोग इस विचार को महसूस किए बिना नहीं रह सके। पार्थ के उड़ते हुए आकृति की कल्पना कर रहे थे। चटक। एक कुरकुरा शोर। चटक चटक। लगातार शोर गूंजा। ये कैसा शोर है? किसी ने चारों ओर देखा, पजल्ड। चारों ओर मत देखो, शोर मंच से आ रहा है। चटक। अंतिम शोर के साथ वरुण का पूरा दाहिना हाथ टूट गए पत्थर से ढका था। टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। बूम। उस पल हर किसी का सिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें 1 घंटे से मारा गया हो। जोर से गूंज रहा था। टूट गया। वरुण के हाथ का पत्थर टूट गया था। किसी ने महसूस किया और जल्दी से पार्थ को देखा। बाद वाला हाथ अभी भी एक मुक्केबाजी की स्थिति में था, पूरी तरह से अक्षुण्ण। यह नियंत्रण कक्ष में, यहां तक कि यशवंत, जो आराम से बैठा था, अपने पैरों पर कूद गया, आंखें चौड़ी और इस दृश्य पर हैरान था। मुट्ठी से मुट्ठी की टक्कर, नया लड़का जीत गया था। मंच के चारों ओर का क्षेत्र भयावह रूप से शांत हो गया। ये कैसे हो सकता है? किसी ने चारों ओर देखा, एक स्पष्टीकरण की उम्मीद में। गति। किसी ने कहा, यह मत भूलो, यह नया लड़का गति प्रकार का जागृत करता है। एक मुक्के की शक्ति ताकत से संबंधित है, लेकिन गति से भी। हालांकि नए लड़के की ताकत वरुण से कम है, उसकी गति ताकत की कमी को पूरा करती है, जिससे उसका मुक्का ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। क्या ये सच में संभव है? गति का उपयोग इस तरह किया जा सकता है? भीड़ प्रबुद्ध थी, फिर भी महसूस किया कि कुछ गलत था। असंभव, यह असंभव है। मंच पर वरुण की आंखें लाल हो गईं। पार्थ को घूर कर देखा। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि एक गति प्रकार का जागृतकर्ता उससे ज्यादा मजबूत हो सकता है, और भी कम की प्रतिद्वंद्वी उसकी पत्थर की रक्षा को तोड़ सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। पार्थ ने शांति से उस पर एक नजर डाली। वरुण जम गया, फिर भयंकर रूप से पार्थ को घूर कर देखा। अगर तुम मर्द हो तो क्या तुम मुझ पर फिर से वार करने की हिम्मत करते हो? इन शब्दों को सुनकर सब स्तब्ध थे। यह कोई बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। वरुण का उकसाना काफी अनाड़ी लग रहा था। मुझे लगता है कि वरुण सही है, किसी ने जल्दी से कहा। हाँ, यह एक मर्द की लड़ाई है, मांस पर मुके। चारों ओर भागने का क्या फायदा? भाई, इस पर मत गिरना। जिन्होंने पार्थ पर दांव लगाया था वे घबरा रहे थे। भाई, तुम एक गति प्रकार के जागृत करता हो, उसके साथ सीधे टक्कर लेना फायदेमंद नहीं है। सही कहा भाई, वह लड़का सिर्फ पानी की जांच कर रहा था, उसने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। ठीक है, लेकिन पार्थ, जैसे कि उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, सहमति में सिर हिलाया। ओह, पार्थ को सलाह देने वाले लोग हैरान थे। वरुण के पक्ष वाले खुशी से फूट पड़े। सचमुच एक नया लड़का एक हल्के उकसावे के लिए गिर रहा है। अच्छा है, तुम एक बहादुर आदमी हो। वरुण ने तारीफ की, फिर उसके शरीर से कई पत्थर उभरे, तेजी से बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही उसका आकार तिगुना हो गया, करीब 2.5 मीटर लंबा खड़ा था। मुठियां बेसिन के आकार की रहीं, लेकिन अब चिकनी और अच्छी तरह से परिभाषित, उंगलियां स्पष्ट थीं। इस बार अगर तुम मेरे हाथ पर के पत्थर को फिर से तोड़ते हो तो तुम जीतोगे। एक आवाज गहराई से गूंजी। अगले ही पल पत्थर के विशालकाय ने विशाल मुट्ठी उठाई, शरीर को पीछे घुमाया, पैर को जमीन के खिलाफ धकेला, पार्थ की ओर मुक्का मारा। यह मुक्का पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज था। नियंत्रण कक्ष में सनग्लासेस वाला आदमी देख रहा था। अगर यह मुक्का जुड़ता है तो ये घातक होगा, है ना? शायद घातक हो सकता है। क्या अभी भी बचने का मौका है? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है ना? क्या वह सख्त टकराव के लिए तैयार लगता है? क्या उसके पास मौत की इच्छा है? हर किसी की नजरों के नीचे पार्थ ने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया, फिर मुक्का मारा। बूम। एक जोरदार टक्कर। तीव्र टक्कर से पूरा मंच कांप गया। मंच पर बड़ी और छोटी मुट्ठियां टकराईं। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक तभी जब वे इस बात से स्तब्ध थे कि पार्थ का हाथ नहीं टूटा। चटक। एक तीखा शोर। इस परिचित दृश्य ने हर किसी को वरुण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। चटक चटक। जैसे ही कुरकुरा शोर जारी रहा, वरुण की मुट्ठी से एक विशाल दरार फैल गई, ऊपर कलाई तक, ऊपरी बांह तक, और 3 में विभाजित हो गई। एक सिर की ओर जा रही थी। 2 रास्ते, एक छाती से नीचे, दूसरा पीठ के साथ, जांघों, पिंडलियों और पैरों पर समाप्त हो रहा था। चटक। अंतिम शोर के साथ वरुण के शरीर को ढके हुए पत्थर पूरी तरह से ढह गए। टुकड़े 1 मीटर से अधिक ऊंचे ढेर हो गए। उसके आधे शरीर को दफन कर दिया। सिर्फ उसके कंधे और एक स्तब्ध चेहरा दिखाई दे रहा था। अब क्या तुम हार मानोगे? पार्थ ने पूछा, शांति से वरुण को देखते हुए। अखाड़े में वार। पार्थ के शब्द सबके कानों में गूंज रहे थे। कुछ लोग मलबे में दबे रोहन को देखने लगे। अगर उन्हें ठीक से याद था तो रोहन ने नए आए युवक से कहा था, अगर तुम मेरे हाथ पर रखा पत्थर तोड़ सके तो तुम जीत जाओगे। अंत में नए आए युवक ने उसके पूरे शरीर पर रखे सारे पत्थर चकनाचूर कर दिए। क्या यही एक ई स्तर के जागृत की ताकत है? असंभव। सब जानते थे कि मौजूद दर्जनों ई स्तर के जागरूकों में रोहन शायद सबसे ताकतवर न हो, लेकिन पूर्ण पाषाणवत अवस्था में उसका बचाव निश्चित रूप से शीर्ष 3 में था। हालांकि इस अवस्था में बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की खपत होती थी और इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। इसलिए पिछली झड़पों में विरोधी आमतौर पर उसके पाषाणवत अवस्था से बाहर आने का इंतजार करते थे और फिर वार करते थे, आसानी से जीत हासिल कर लेते थे। लेकिन किसी भी विरोधी ने कभी इस तरह एक ही मौके में उसकी पाषाण कवच को भेदा नहीं था।
कोई आश्चर्य नहीं। नियंत्रण कक्ष में यांग हवलदार को एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अखाड़े की लड़ाई में भाग लेने और अपने सारे अंक खुद पर दांव पर लगाने का आत्मविश्वास था। पता चला कि वह एक डी स्तर का जागृत है। यांग भाई, ये लड़का वाकई चालाक है, उसके बगल के एक आदमी ने नाराजगी से कहा। हर किसी की अपनी ताकत के प्रति अनभिज्ञता का फायदा उठाकर उसने अप्रत्याशित रूप से अपने अंक 100 से 400 से अधिक कर लिए, और इस बार तो सीधे 1000 से अधिक। हाँ, बहुत धोखेबाज। ईर्ष्या और जलन महसूस कर रहे बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। 1000 अंक, भले ही उनमें से आधे डी स्तर के जागृत थे, फिर भी एक टीम के रूप में इतने अंक कमाने के लिए कई डी स्तर के कार्यों को पूरा करना पड़ता। अब उसकी ताकत जाहिर हो गई है। अगली बार वह खुद पर दांव नहीं लगा पाएगा और इतने सारे अंक जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि अगली बार वह फिर से खुद पर सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत करता है या नहीं। अखाड़े के चारों ओर सभी ने स्थिति को समझा। पार्थ पर उनकी निगाहें और अधिक जटिल हो गईं। कई लोग अंक खो चुके थे और स्वाभाविक रूप से पार्थ से नाराज थे, खासकर इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक नया आया था। लेकिन वह तो एक डी स्तर का जागृत निकला। भले ही वे कितने भी असंतुष्ट हों, उन्हें उसे दबाना पड़ा, अन्यथा वे केवल अपने ऊपर मुसीबत ही लाते। कुछ डी स्तर के जागृतों ने उसे नीचा देखा। एक डी स्तर का जागृत कमजोर होने का दिखावा कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर उसमें हिम्मत है तो उसे अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। ई स्तर के जागरूकों को चुनना, ये किस तरह का कौशल है? अगर हिम्मत है तो हमारे डी स्तर के जागरूकों से मुकाबला करो। अखाड़े पर रोहन को गहरा पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह शुरुआत में ऊपर ही नहीं जाता। अब उसने और 100 अंक खो दिए थे। ये सोचते हुए उसने पार्थ की ओर अवज्ञा और भय के मिले जुले भाव से देखा, अंततः खुद को ढके हुए पत्थरों को झाड़ा और नीचे उतर गया। इस पल उसके चारों ओर कई आवाजें गूंजी। तुम अपनी ताकत छिपाकर और बिना किसी सम्मान के जीत गए। ठीक है, तुम स्पष्ट रूप से एक डी स्तर के जागृत थे, लेकिन हमारे ई स्तर के जागरूकों से मुकाबला किया, हमारे अंक कमाए। क्या तुम्हें कोई शर्म है? अगर तुम में कौशल है तो नीचे मत उतरो, लड़ना जारी रखो। सही है, अगर तुम मर्द हो तो हमारे डी स्तर के जागरूकों से मुकाबला करो। चिल्लाहट सुनकर पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो जारी रखते हैं। चारों ओर तुरंत सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। उसने बस यूं ही सहमति दे दी। उन्हें लगा था कि वह निश्चित रूप से मना कर देगा। बहुत बढ़िया। इस पल एक आदमी अपने चेहरे पर धूर्त मुस्कान लिए आगे बढ़ा। चूंकि तुमने सहमति दे दी है तो मैं एसोसिएशन में डी स्तर के जागरूकों का प्रतिनिधित्व करके तुमसे मुकाबला करूंगा। आसपास की भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। रणविजय, वह आदमी। डी स्तर के जागरूकों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा। सभी थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। ऐसा करते हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो और जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम शुरू कर देंगे, रणविजय ने पार्थ की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास था कि उसने पार्थ की क्षमताओं का पता लगा लिया है। दूसरी ओर पार्थ उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जरूरत नहीं, पार्थ ने सिर हिलाया। हम अभी शुरू कर सकते हैं। सच में, रणविजय को क्रोध का एक उभार महसूस हुआ। दोस्त, मैं तुम्हें सावधानी से सोचने की सलाह देता हूँ, अन्यथा हारने पर शिकायत मत करना। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, रणविजय ने ठंडी सांस ली। मन ही मन सोचा कि पार्थ को जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होगा। धूप का चश्मा पहने आदमी की आवाज स्पीकर पर आई और वे सट्टेबाजी के चरण में प्रवेश कर गए। पार्थ की लगातार 2 जीत के बावजूद इस बार कुछ ही लोगों ने उस पर दांव लगाया, जैसा कि स्थिर अंकों से स्पष्ट था। दूसरी ओर रणविजय के अंक तेजी से बढ़ते रहे। जल्द ही 1000, फिर 2000 और 3000 अंकों को पार कर गए। देखते हुए कई लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, क्योंकि नए आए युवक पर दांव 100 से भी कम अंकों का था। इतने विषम संयोग के साथ कोई दांव कैसे लगा सकता था? बेशक वे नए आए युवक पर दांव लगा सकते थे, लेकिन सब कुछ खोने की संभावना 100% थी। आखिरकार नए आए युवक के छिपे हुए पत्ते पहले ही खुल चुके थे। नियंत्रण कक्ष में यांग हवलदार और उसके समूह ने बढ़ते हुए विषम अंक अनुपात को अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। लगता है कि इस बार लड़का खुद पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हाँ, उस लड़के के पास लगभग 1450 अंक होने चाहिए। इस दौर के लिए लगाए गए 200 अंकों को घटा दें तो भी उसके पास 1250 अंक हैं। अगर वह उन सभी को खुद पर दांव पर लगाता तो वह रणविजय के विषम संयोग को काफी बेहतर कर सकता था। वह हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, वह बस। बोलने वाले आदमी की आवाज अचानक रुक गई। वह स्क्रीन को घूर रहा था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। बाकी लोग भी देखने के लिए मुड़े और ठंडे पड़ गए, क्योंकि पार्थ के अवतार के ठीक नीचे अंक 100 से कम से बढ़कर 1300 से अधिक हो गए थे। वृद्धि ठीक 1250 अंकों की थी। दांव लगाने वाले की पहचान अब स्पष्ट थी। उसने हिम्मत कैसे की? यांग हवलदार ने मुश्किल से निगला। बाहर हर कोई अचानक बड़े दांव से हैरान था। 1000 से अधिक अंक, एक बार में 1000 से अधिक अंक दांव पर लगाना। ये बड़ा आदमी कौन था? इतना अमीर? और मुख्य बात यह थी, उसने नए आए युवक की जीत पर दांव लगाया। क्या उसके पास बहुत सारे अंक थे? पता नहीं था कि उन्हें कैसे खर्च करना है। 1 मिनट रुको। अचानक किसी को एहसास हुआ। दोस्तों, क्या तुम्हें याद है कि पिछली अखाड़े की लड़ाई शुरू होने से पहले किसी ने अचानक नए आए युवक पर 300 से अधिक अंक दांव पर लगाए थे? मुझे याद है। तो क्या? किसी ने उलझन में पूछा। क्या तुम्हारा मतलब? ये सही है, यह 1000 से अधिक अंकों का दांव पिछली जीतों से मिले 300 से अधिक अंकों का ठीक परिणाम है। दूसरे शब्दों में, ये दोनों दांव एक ही व्यक्ति से आए। इसके अलावा ये व्यक्ति शायद। वक्ता ने पार्थ की ओर देखा। बाकी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। बिल्कुल, इस लड़के ने पहले अपनी ताकत छिपाई थी। ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से जीतेगा, उसने निस्संदेह खुद पर दांव लगाया।
ये पहली बार के लिए सच था, दूसरी बार के लिए भी, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि वह तीसरी बार भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा? क्या वह वास्तव में इतना आश्वस्त था? क्या उसे विश्वास था कि वह डी स्तर के जागृत के खिलाफ भी निश्चित रूप से जीतेगा? ये सुनकर रणविजय क्रोध से जल उठा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पिछली 2 बार की तरह जीत सकते हो? खुद पर दांव लगाना। ठीक है, तो मैं अपनी जीत पर दांव लगाता हूँ। देखते हैं कि आखिरी हंसी किसकी होती है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ बार टैप किया। केवल वही नहीं, एसोसिएशन के अन्य लोगों ने भी पार्थ के कार्यों से नाराज होकर अपने दांव लगाए। 30 सेकंड से भी कम समय में पार्थ और रणविजय के बीच अंकों का अनुपात 1600 से 10,000 तक पहुंच गया था। पार्थ के विषम संयोग 6 गुना बढ़ गए, जिसका मतलब था कि अगर वह जीतता है तो एक अंक 6 अंक बन जाएगा और 1250 अंक 9600 अंक में बदल जाएंगे। रणविजय के विषम संयोग लगभग नगण्य थे, लेकिन दांव लगाने वालों को परवाह नहीं थी। वे बस पार्थ को हारते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि यह नया आया युवक बस बहुत अहंकारी था। एसोसिएशन द्वारा और 2000 अंक लिए गए। पार्थ ने आह भरी, लेकिन अगर वह ये दौड़ जीतता है तो लगातार 3 जीत के लिए 1000 अंकों के बोनस के साथ उसके अंक निश्चित रूप से 10,000 को पार कर जाएंगे। उसे मानना पड़ा, अंक हासिल करने का यह तरीका वाकई तेज था। फिर एक असली क्यूई गोली सूत्र को भूल जाओ, वह 10 खरीद सकता था। विभिन्न गुप्त नियमावली की तो बात ही छोड़ो, वह उन्हें अपनी इच्छानुसार हासिल कर सकता था। चिंता तब पर्याप्त अनुभव अंक होने की होगी। इस पल उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक ठंडी मुस्कान के साथ रणविजय ने पार्थ को देखा। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, उसने एक हाथ उठाया और छोटी बाहों जितने मोटे 1 दर्जन बर्फ के शंकु पार्थ की ओर लपके। गति पिछले ई स्तर के जागरूकों की तुलना में कई गुना तेज थी। डी स्तर के जागरूकों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा। उन्हें मानना पड़ा, रणविजय का बर्फ तत्व पर नियंत्रण प्रभावशाली था। लगभग एक पल में उसने अपने विरोधी पर लॉन्च करने के लिए 1 दर्जन से अधिक बर्फ के शंकु बनाए थे। हालांकि विरोधी एक गति प्रकार का जागृत था, इसलिए उन्हें चकमा देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्लांग 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 क्लांग। इस पल साफ कुरकुरी आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी। पार्थ का दाहिना हाथ बिजली की तरह चला, उसके हाथ में ठंडी रोशनी की एक चमक सभी आने वाले बर्फ के शिनकुओं को रोककर उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। इस दृश्य ने मौजूद हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि पार्थ अपनी गति के कारण हमले को चकमा दे सकता है, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि वह अपनी जगह पर खड़ा रहेगा और उस पर निर्देशित हर बर्फ के शंकु को गिरा देगा। क्या ये गति आधारित महाशक्तियों का उपयोग करने का सही तरीका हो सकता है? धिक्कार है। ये देखकर रणविजय ने अपने दांत पीसे और अपना दूसरा हाथ उठाया, पार्थ को निशाना बनाते हुए। अगले सेकंड में अनगिनत बर्फ के शंकु हवा से बाहर निकले और पार्थ की ओर इस तरह बढ़े जैसे उनकी कोई कीमत न हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इस बार उन सभी को रोक सकते हो। रणविजय ने मन ही मन दहाड़ा। टिंग 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 टिंग। साफ टकराव की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। पार्थ एक अविचल दीवार की तरह स्थिर खड़ा रहा, सभी आने वाले बर्फ के शिनकुओं को रोक रहा था, उन्हें जमीन पर गिरा हुआ छोड़ रहा था बिना एक इंच भी जगह खोए। हर कोई स्तब्ध था। ई स्तर और डी स्तर के जागृत नियंत्रण कक्ष में यांग हवलदार और उसके दल, सभी का मुंह खुला रह गया था। जमीन पर टूटी बर्फ के बढ़ते ढेर को घूर रहे थे। तो यह एक गति प्रकार के जागृत की शक्ति थी। दुनिया में अंतिम मार्शल आर्ट गति कुछ भी नहीं तोड़ती। यांग भाई, क्या यह नया आया युवक वास्तव में एक डी स्तर का जागृत है? धूप का चश्मा पहने आदमी ने खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर यांग हवलदार को देखा। ऐसा लगता है वह उससे अधिक है ना? उसके बगल के एक आदमी ने अपनी लार ली। वह भी एक डी स्तर का जागृत था। अगर वह मंच पर होता तो रणविजय के हमले को चकमा देना ही बेहद मुश्किल होता, न कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा लॉन्च किए गए सभी बर्फ के शंकुओं को नीचे गिराना। मुझे भी ऐसा लगता है। इसके अलावा वह मुझे एक भावना देता है, एक भावना कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ये शब्द सुनकर आसपास के दर्जन भर लोगों ने फिर से स्क्रीन की ओर देखा। हाँ, नए आए युवक के भाव शुरू से अंत तक नहीं बदले थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक सी स्तर का जागृत है? यांग हवलदार इस विचार से चौंक गया जो उसके दिमाग में आया। धिक्कार है। मंच पर रणविजय का चेहरा लाल हो गया था। वह जानता था कि उसके बर्फ के शंकुओं की गति 600 मीटर प्रति सेकंड से अधिक तक पहुंच सकती है, लगभग ध्वनि की गति से दोगुनी, और वे निरंतर थे। और परिणाम, वे सभी अवरुद्ध हो गए। यह उसके चेहरे पर एक पूर्ण तमाचा था। ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम इस बार इसे रोक पाते हो। उसने अपने दांत पीसे और बर्फ के शंकु, जो कभी एक भयंकर हवा और बारिश की तरह थे, अचानक गायब हो गए। उनकी जगह 1 मीटर से अधिक लंबी 10 बर्फ की तलवारों ने ले ली, जो उसके सामने तैर रही थीं। क्या इस बार रणविजय गंभीर हो रहा है? इस दृश्य को देखकर मंच के चारों ओर की भीड़ की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये बर्फ की तलवारें गति और शक्ति दोनों के मामले में पिछले बर्फ के शंकुओं से कहीं बेहतर हैं। मैंने एक बार उसे एक ही बर्फ की तलवार का उपयोग करके एक उच्च स्तर के भयंकर जानवर को आधे में काटते हुए देखा था। इतना भयंकर, बहुत बढ़िया। इस बार नए आए युवक को हारना चाहिए। उसे इतना अहंकारी होने दो। इस बार उसने खुद पर 1000 से अधिक अंक लगाए हैं। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि जब वह अपने सारे अंक खो देगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होगा। कुछ जिन्होंने पार्थ पर दांव लगाया था, उन्होंने ये सुनकर आंतरिक रूप से कुछ हद तक सहमति व्यक्त की, क्योंकि अगर पार्थ जीतता भी है तो उन्होंने ज्यादा दांव नहीं लगाया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 अंक ही मिलेंगे। लेकिन पार्थ 6 गुना 1200 अंक, 7 से 8000 अंक, इन ई स्तर और डी स्तर के जागरूकों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा था। पार्थ को एक साथ इतने सारे अंक कमाते हुए देखना उन्हें उन अंकों को खोने से भी ज्यादा असहज कर रहा था। विवेक, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो भी देर नहीं हुई है। रणविजय ने पार्थ को ठंडी निगाह से देखा। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया और अगले ही पल वह जहां था वहां से गायब हो गया।
क्या वह कहाँ गया, वह कहाँ गया? अखाड़े के चारों ओर रोने का एक समूह फूट पड़ा। रणविजय की सांस तेज हो गई और वह पार्थ की तलाश में तेजी से घूमा। सावधान, वह तुम्हारे पीछे है, किसी ने चेतावनी दी। जैसे ही रणविजय मुड़ने वाला था, उसके गले पर ठंडी रोशनी वाली एक खंजर थी। हिलो मत, पार्थ की आवाज आई। रणविजय को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो, हिलने में असमर्थ। तुरंत चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुचल दिया गया, पूरी तरह से कुचल दिया गया। उन्हें तो ये भी संदेह था कि यह नया आया युवक रणविजय को थोड़ा पहले छूट दे रहा था ताकि उसकी हार कम शर्मनाक लगे। तुम हार गए। नहीं, मैं नहीं हारा। रणविजय दहाड़ा और एक अजीब दृश्य सामने आया। उसके शरीर से सफेद पाले की परतें तेजी से उभरी। पाला तेजी से उसकी सतह पर जम गया, जिससे लगभग 10 सेंटीमीटर मोटा बर्फ का कवच बन गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिछले विरोधियों जितना आसान हूँ? रणविजय ने पार्थ पर व्यंग्य किया। पार्थ ने उसे एक नजर दी जो कह रही थी कि वह एक मूर्ख है, फिर तेजी से लात मारी। बैंग, एक जोरदार आवाज। रणविजय हवा में उड़ गया, उसका बर्फ का कवच हवा के बीच में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, सभी दिशाओं में उड़ गया। टुकड़ों के मंच से बाहर उड़ने से ठीक पहले स्थल के चारों ओर एक सुरक्षा शील्ड दिखाई दी, जिसने सभी टुकड़ों को रोक दिया। धमाके के साथ रणविजय अपमानित होकर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसने पहले जो 10 बर्फ की तलवारें बनाई थीं, वे भी जमीन पर गिर गईं, टूटकर बिखर गईं। जारी रखना चाहते हो? पार्थ ने उदासीनता से उसे देखा। तथ्य यह था कि ये इस स्तर और यहाँ तक कि डी स्तर के जागृत भी दयनीय रूप से कमजोर थे। वह उनसे मुकाबला करना चाहता था, लेकिन वे बहुत निराशाजनक थे। अगर अंकों के लिए नहीं होता, तो वह ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। रणविजय ने सिर उठाया, उसकी आंखों में डर का एक निशान था, और उसने जल्दबाजी में कहा, मैं हार मानता हूं। जानने के लिए उसका लगभग 10 सेंटीमीटर मोटा बर्फ का कवच एक उच्च स्तर के भयंकर जानवर के हमले का भी सामना कर सकता था, लेकिन पार्थ की लात का सामना नहीं कर सका। केवल एक मूर्ख ही लड़ना जारी रखेगा। पार्थ ने अपना फोन निकाला और जल्द ही 2 सिस्टम ईमेल प्राप्त किए। पहले की तरह एक मैच जीतने के लिए इनाम था 400 अंक, 10% कटौती के बाद उसे 360 अंक मिले। दूसरा, उसकी जीत पर दांव लगाने से मिले अंक थे एक वॉपिंग 9000 अंक। 1% हैंडलिंग शुल्क के बाद भी उसके पास 8910 अंक थे। कुछ गलत है, उसने भौहें सिकोड़ी। क्या लगातार जीत का बोनस नहीं था? ठीक उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक और ईमेल आया। इसे खोलकर उसने देखा कि यह लगातार 3 जीत के लिए अंक थे, 1500 अंक बिना किसी कटौती के। उसके अंकों का कुल योग अब 10,770 था। पार्थ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। 100 अंकों से शुरुआत करके उसने 3 मैचों में इसे 100 गुना बढ़ा दिया था। अगला चौथा दौर था। उसके द्वारा दांव लगाए गए 400 अंकों को घटाकर उसके पास अभी भी 10,370 अंक बचे थे। अपनी ताकत में आत्मविश्वास रखते हुए उसने इन सभी अंकों को अपनी जीत पर दांव लगाने का फैसला किया। भले ही विषम संयोग पहले 3 मैचों जितने उच्च न हो, एक मैच में कुछ हजार अंक जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक कॉल आ रही थी। विवेक भाई, कैसा चल रहा है? क्या आपको अंक मिल गए हैं? ये फिर से धूप का चश्मा पहने आदमी था। इस बार उसका लहजा बहुत अधिक सम्मानजनक था, यहाँ तक कि थोड़ा चापलूसी भरा भी। हाँ, पार्थ ने जवाब दिया। विवेक भाई, क्या आप जारी रखने जा रहे हैं? धूप का चश्मा पहने आदमी ने सावधानी से पूछा। अगर आप लगातार 2 और मैच जीतते हैं तो आपको अतिरिक्त 3000 अंक मिलेंगे। लगातार 5 और जीत के बाद आपको 10,000 अंक मिलेंगे। तो चलो जारी रखते हैं। पार्थ ने सिर हिलाया। वह ऐसे उदार वादे से हैरान नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, ऊन भेड़ की पीठ से आता है। हालांकि उसने मैचों पर दांव लगाकर 100 गुना मुनाफा कमाया था, एसोसिएशन ने भी काफी कुछ कमाया था, कुछ को अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में देना अपेक्षित था। इसके अलावा वह जितना मजबूत था उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करता था और उतने ही अधिक लोग मैचों पर दांव लगाएंगे। एसोसिएशन का हिस्सा भी बढ़ेगा। एक तरह से लड़ाके और इवेंट आयोजक एक ही टीम में थे। तो कौन हारा? स्वाभाविक रूप से दांव लगाने वालों का बहुमत। धूप का चश्मा पहने आदमी ने फोन रखा और जल्दी से लाउडस्पीकर के माध्यम से अगली लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। रक्षक अभी भी पार्थ था। हालांकि पार्थ को आश्चर्य हुआ। लगभग 1 मिनट बीत गया, लेकिन किसी ने भी अखाड़े में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। भले ही लाउडस्पीकर ने घोषणा की कि जो कोई भी अगले दौर में पार्थ को हराएगा उसे दांव के अलावा अतिरिक्त 500 अंक का समाप्ति इनाम मिलेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी मूर्ख नहीं था। यहाँ हर कोई रणविजय की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। शायद कुछ उसे हरा सकते थे, लेकिन पार्थ जितना निर्णायक और साफ सुथरा करना असंभव था। वे बस अपने अंक फेंक रहे होते। इंडी स्तर के जागरूकों के लिए 400 अंक ज्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ भी नहीं थे। एक और मिनट बीत गया और भीड़ शांत रही। गलत आकलन। पार्थ अंदर ही अंदर कड़वाहट से हंसा। उसने सोचा था कि यहाँ सी स्तर के जागृत होंगे, इसलिए उसने लड़ाई जल्दी समाप्त कर दी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नहीं था। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। ये धूप का चश्मा पहने आदमी था। विवेक भाई, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। क्या आप अभी मंच से नीचे आ सकते हैं? हमारे यांग भाई आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया उन्हें कुछ सम्मान दें। चिंता न करें, यांग भाई आपको व्यर्थ में नहीं आने देंगे। क्या ऐसा है? एक पल के लिए झिझकने के बाद पार्थ सहमत हो गया। वह मंच से नीचे उतरा। तुरंत भीड़ उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। अधिकांश लोगों ने उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि बहादुर लोगों ने भी एक नज़र के बाद जल्दी से दूर देखा। ये तभी था जब वह थोड़ी दूर चला गया कि उन्होंने सिर उठाने और फुसफुसाहट करने की हिम्मत की। वह नया आया युवक निश्चित रूप से एक सी स्तर का जागृत होना चाहिए। अगर वह नहीं भी है तो वह इसके करीब है। वास्तव में लोगों को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। उसने इस बार अपने अंक भर दिए हैं,
लेकिन वह निर्दयी है, केवल एसोसिएशन का टेस्ट लेने के लिए सी स्तर का जागृत बन रहा है। निस्संदेह। विवेक भाई, यहाँ। धूप का चश्मा पहने आदमी उत्साह से आया और मुस्कुराया। यांग भाई कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे पीछे आइए। वह कौन है? पार्थ ने पूछा। हमारे यांग भाई अध्यक्ष मेहता के आदमियों में से एक हैं। धूप का चश्मा पहने आदमी ने पार्थ को आंख मारी। पार्थ समझ गया, अध्यक्ष मेहता पत्थर शहर जागृत एसोसिएशन के अध्यक्ष होने चाहिए। वह उस आदमी के पीछे एक कमरे में गया। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी एक मेज पर बैठा था जिसके सामने पे रखे थे। विवेक भाई, कृपया बैठें। यह आदमी यांग हवलदार था जो पहले मशीन कक्ष में था। उसने शिष्टाचार से पार्थ को अपने विपरीत बैठने का इशारा किया। पार्थ अंदर चला गया और बैठ गया। मैं यांग हवलदार हूँ, आप मुझे यांग साहब कह सकते हैं। यांग हवलदार ने शराब का एक गिलास उठाया और कहा, मुझे खेद है अगर मैंने आपका मजा खराब किया। मैं खुद को एक पैसे दंडित करूंगा। इतना कहकर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और गिलास खाली कर दिया। पार्थ भावहीन रहा। यांग हवलदार हल्के से मुस्कुराया, अपना गिलास नीचे रखा और कहा, विवेक भाई, इसके अलावा एसोसिएशन आपको माफी के तौर पर 1000 अंक भी देगी। ओह, इन शब्दों पर पार्थ के भाव नर्म हो गए। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं यांग भाई, लेकिन आपके मन में सिर्फ माफी से अधिक कुछ होना चाहिए, है ना? हाँ, विवेक भाई सीधे हैं। चूंकि आप इतने सीधे हैं तो मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। यांग हवलदार रुका, फिर अचानक पूछा, विवेक भाई, क्या आप एक सी स्तर के जागृत हैं? तो क्या? अगर नहीं तो क्या? पार्थ ने अपने सामने रखी शराब पर एक नजर डाली और शांति से दूसरे पक्ष को देखा। हाँ। यांग हवलदार हंसी की एक श्रृंखला में फूट पड़ा और उदासीनता से कहा, विवेक भाई, आप यहाँ नए हैं। ये समझा जा सकता है कि आप अपनी वास्तविक ताकत प्रकट नहीं करना चाहते। हालांकि अखाड़े में आपका प्रदर्शन अभी अभी बहुत सारी जानकारी पहले ही प्रकट कर चुका है। उदाहरण के लिए, अभी अभी 2 या 3 मिनट बीत चुके हैं और किसी ने भी आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ये कहने के बाद यांग हवलदार ने अपने लिए एक गिलास शराब डाली और जारी रखा, विवेक भाई, आपके पास वास्तव में कुछ चालें हैं। आपने अपनी ताकत के बारे में सभी की अनिश्चितता का फायदा उठाया ताकि खुद पर दांव लगा सकें और अंकों का एक बड़ा योग कमा सकें। यांग हवलदार वास्तव में आपका सम्मान करता है। हालांकि क्या? पार्थ जानता था कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसे सस्पेंस में रख रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्दों की बात थी, इसलिए उसने सहयोग करने का फैसला किया। हालांकि आपकी ताकत के साथ विवेक भाई, अंक कमाने के लिए ऐसी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ओह, पार्थ की दिलचस्पी जगी और उसने पूछा, यांग भाई को सुनकर, क्या अंक कमाने का कोई तेज तरीका है? बेशक। यांग हवलदार के होंठ मुस्कान में मुड़ गए। विवेक भाई, क्या आप जानना चाहते हैं? पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हर कोई जानना चाहेगा, लेकिन अगर यांग भाई को यह असुविधाजनक लगता है तो भूल जाए। हाँ, इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं विवेक भाई। यांग हवलदार ने सिर हिलाया, दरवाजे पर एक नजर डाली और फिर अपनी आवाज कम कर दी। चूंकि मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है, मैं स्वाभाविक रूप से आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ। हालांकि परिणाम चाहे जो भी हो, आपको वह लीक नहीं करना चाहिए जो हम आज इस कमरे में चर्चा करते हैं। अन्यथा न केवल मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, बल्कि आप विवेक भाई भी खतरे में पड़ जाएंगे। खतरे में? पार्थ चौंक गया। डरने की जरूरत नहीं विवेक भाई। यांग हवलदार ने अपना हाथ हिलाया। जब तक आप बाहर बात नहीं करते, कोई खतरा नहीं होगा। पार्थ ने सिर हिलाया और संकेत दिया कि वह सुनने के लिए तैयार है। वास्तव में केवल सी स्तर के जागृत ही यह जानने के योग्य हैं। यांग हवलदार मुस्कुराया और कहा, क्या आपने ध्यान दिया है कि अखाड़े के चारों ओर कोई सी स्तर का जागृत नहीं है? ये सही है, पार्थ ने जवाब दिया। क्या एसोसिएशन में सी स्तर के जागृत सभी खेती में व्यस्त हैं और अखाड़े के मैचों में भाग नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं। यांग हवलदार के होंठ ऊपर उठे। ऐसा नहीं है कि वे भाग नहीं लेते हैं, वे करते हैं, और उनके विरोधी भी एसोसिएशन के भीतर सी स्तर के जागृत होते हैं। हर व्यक्ति का प्रति माह एक मैच होता है और हर मैच एक सनसनी पैदा करता है, बहुत सारे जागरूकों को दांव लगाने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ तक कि अन्य स्थानों से भी कई जागृत होते हैं। विवेक भाई, क्या आप जानते हैं कि ये मैच कितने अंक जमा करते हैं? 10,000, पार्थ ने जानबूझकर पूछा। बहुत कम, फिर से अनुमान लगाओ। 20,000, विवेक भाई, और साहसी बनो। उस संख्या को 10 से गुना करो। 2 लाख, पार्थ ने सदमे का नाटक किया। यांग हवलदार के चेहरे पर गर्व का भाव दिखा। सही, 2 लाख, कभी कभी 3 लाख तक भी पहुंच जाता है। विवेक भाई, क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? सिर्फ कमीशन ही एसोसिएशन के हाथ भर देता है, न कि 2 भाग लेने वाले सी स्तर के जागरूकों की बात करें जो सभी खूब कमाते हैं। उसकी तुलना में विवेक भाई, आपके मेहनत से कमाए गए 10,000 अंक कुछ भी नहीं है। उसने अर्थपूर्ण ढंग से बात की। पार्थ के दिमाग में एहसास की एक चमक कौंधी। वह थोड़ा सा समझने लगा कि दूसरा पक्ष उसे खोजने क्यों आया। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो वे चाहते थे कि वह मैच फेंक दे। हाँ, तथाकथित सी स्तर के जागृत अखाड़े के मैच शुरू से अंत तक एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया घोटाला थे। विजेता और हारने वाले पहले से निर्धारित थे, बस उन अनजान ई स्तर और डी स्तर के जागरूकों के प्रवेश करने और उनकी जेब खाली होने का इंतजार कर रहे थे। 2 भाग लेने वाले सी स्तर के जागरूक सबसे बड़ा हिस्सा लेते थे। एसोसिएशन एक कटौती करता था और बचे हुए स्क्रैप उन जागरूकों के बीच विभाजित किए जाते थे जिन्होंने सही दांव लगाए थे। लगता है विवेक भाई ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। किसी समझदार व्यक्ति से बात करना हमेशा अच्छा होता है। यांग हवलदार की मुस्कान और चौड़ी हो गई। पार्थ ने बाहर वालों के लिए एक सेकंड के लिए चुपचाप शोक मनाया, फिर कहा, तो यांग भाई का मतलब है कि मैं सहयोग में काम करूं? सही। यांग हवलदार मुस्कुराया। भले ही विवेक भाई अपनी कुछ क्षमताएं प्रकट कर दें, यह कोई समस्या नहीं है। हम एसोसिएशन से एक शक्तिशाली सी स्तर के जागृत को आपके प्रतिद्वंद्वी के रूप में व्यवस्थित करेंगे।
उस समय विवेक भाई, आप अपनी जीत पर दांव लगा सकते हैं क्योंकि वह निस्संदेह पूरी तरह से उचित तरीके से आपसे हार जाएगा और आप 5,000, 10,000, शायद और भी अधिक अंक कमाएंगे। क्या वह मेरी तरह एक नए आए युवक से हारकर अपनी प्रतिष्ठा खराब होने की चिंता नहीं करेगा? पार्थ ने पूछा। वह इसे अगली बार हमेशा वापस जीत सकता है ना? यांग हवलदार ने इसे हल्के से खारिज कर दिया। इसके अलावा दसियों हजार अंकों की तुलना में प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। ये सच है। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसे मानना पड़ा, प्रस्ताव बहुत लुभावना था। एकमात्र अखाड़े का मैच कितना समय ले सकता था, और इसके लिए भयंकर जानवरों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। बस कुछ ही मिनटों में कई हजार अंक कमाए जा सकते थे। शायद न केवल पत्थर शहर जागृत एसोसिएशन बल्कि अन्य स्थान भी समान थे। विवेक भाई, अगर आप सहमत हैं तो मैं आपके लिए 3 दिनों के भीतर ऐसा मैच व्यवस्थित कर सकता हूं, यांग हवलदार ने कहा। उसकी आवाज लालच से भरी थी। आप अभी सुर्खियों में हैं, इसलिए इस महान अवसर को मत चूकिए। पार्थ मुस्कुराया। यांग भाई, मुझे इस बारे में सोचने दें। भले ही उसने ऐसा कहा, उसका सहमत होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि एक सज्जन जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले उसने केवल अंकों को अर्जित करने के लिए सूचना विषमता का फायदा उठाया, एक छोटी सी चाल का उपयोग करते हुए जहां इच्छुक लोग चारा लेते थे। उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। हालांकि यांग हवलदार के साथ सहयोग करना सरासर धोखाधड़ी होगी, लोगों को ठगना। वह उनसे अलग नहीं होगा, इसलिए वह सहमत नहीं होगा। इसके अलावा अनुभव अंक हासिल करने के लिए उसे बाहर जाकर शिकार करना था, उच्च स्तर या यहां तक कि एलीट स्तर के भयंकर जानवरों को मारना था। इस प्रकार अंक अर्जित करना स्वाभाविक था। अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? वास्तव में पार्थ के इनकार को सुनकर यांग हवलदार का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। विवेक भाई, सोचने के लिए क्या है? उसने धीरे से अपना शराब का गिलास नीचे रखा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अवसर क्षणभंगुर होते हैं। जब तक आप सहमत होते हैं, 3 दिनों में आपकी जेब में 1 लाख अंक होंगे और हम भी लाभान्वित हो सकते हैं, है ना? पार्थ बिना कुछ कहे मुस्कुराया। यांग हवलदार का चेहरा और भी गंभीर हो गया। विवेक भाई, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपने में से एक मानता हूं, और मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। एसोसिएशन में कई सी स्तर के जागृतों ने हमारे साथ सहयोग किया है। विवेक भाई, हमें हार न मानने पर जबरन पीने के लिए मजबूर न करें। क्या यांग भाई मुझे धमकी दे रहे हैं? पार्थ ने मुस्कान के साथ पूछा। अगर आप इस तरह व्याख्या करने पर जोर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यांग हवलदार ने अपने शराब के गिलास के साथ खेलते हुए कहा। विवेक भाई, कभी कभी बहुत अद्वितीय होना फायदेमंद नहीं होता है, यह अनावश्यक परेशानी ला सकता है, क्या आपको नहीं लगता? पार्थ ने आह भरी। जब वह अंदर आया तो उसने सोचा कि यांग हवलदार ईमानदारी से माफी मांग रहा है और सद्भावना के रूप में 1000 अंक पेश कर रहा है। उस समय उसने अभी भी सोचा कि यांग हवलदार के पास एक व्यापक दृष्टिकोण था और वह एक ऐसा आदमी था जो महान चीजें कर सकता था। वह निराश था। इस यांग हवलदार नाम के आदमी ने स्पष्ट रूप से पहले ही उस पर फैसला कर लिया था। जिस क्षण वह इस कमरे में दाखिल हुआ, उसे उनके गुट में शामिल होने का चुनाव करना पड़ा। अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल हो सकता था, जानलेवा खतरे की संभावना का तो जिक्र ही नहीं। दुर्भाग्य से पार्थ की सबसे कम पसंदीदा चीज धमकी दी जाना थी। यांग भाई, पार्थ ने यांग हवलदार को देखा। मूल रूप से मैं सभी का सम्मान बचाना चाहता था और चीजों को बहुत दूर तक नहीं धकेलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तुमने क्या कहा? यांग हवलदार की आंखों में एक भयंकर रोशनी दिखी, जैसे हमला करने के लिए तैयार एक बाघ। फिर से कहो, अगर हिम्मत है तो। सिर्फ एक बार नहीं, 100 बार भी। मेरा जवाब वही है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाटक में सहयोग करूं? असंभव। पार्थ की आंखें यांग हवलदार की आंखों से मिलीं और कमरा तनाव से भर गया, किसी भी पल फटने के लिए तैयार। ठीक है, बहुत ठीक है। यांग हवलदार इतना उग्र था कि वह हंसा। मुझे इतने दिलचस्प नए आए युवक का सामना किए हुए काफी समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने एक डी स्तर के जागृत को हराने के बाद खुद को अजेय समझने की हिम्मत कहां से पाई। बात करना बेकार है। पार्थ की आंखों से हत्यारे इरादे की एक झलक गुजरी। तुम एक सी स्तर के जागृत लगते हो। हम लड़ें, जीवन और मृत्यु का मैच। निस्संदेह जिस क्षण उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, दोनों के बीच दुश्मनी थी। चून की लड़ाई अपरिहार्य थी, तो इसे अभी क्यों न निपटाया जाए। वह एक सी स्तर के युद्ध प्रकार के जागृत की वास्तविक शक्ति देखना चाहता था और शायद कुछ भी अर्जित करना चाहता था। जीवन और मृत्यु का मैच। जीवन और मृत्यु का मैच। ठीक है। इसके बाद कमरे में हंगामा हुआ, जिससे अखाड़े के चारों ओर के जागृत चौंक गए, जो उलझन में इधर उधर देखने लगे। क्या हो रहा था? विवेक, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। युवराज, यांग हवलदार चिल्लाया। यांग भाई, धूप का चश्मा पहने आदमी कांपते हुए भागा आया। उसकी याद में यांग भाई को इतना गुस्सा आए हुए बरसों हो गए थे। क्या हो रहा था? एक जीवन और मृत्यु समझौता तैयार करो। मैं इस नौसिखिए के साथ जीवन और मृत्यु का मैच कर रहा हूं। जब उसने ये कहा तो हर कोई सन रह गया और सभी की निगाहें पार्थ की ओर मुड़ गईं। क्या ये नौसिखिया यांग हवलदार एक सी स्तर के जागृत के साथ जीवन और मृत्यु का मैच करने जा रहा था? उसे यह हिम्मत कहां से मिली? विश्वजीत भाई, चश्मा लगाए आदमी ने पार्थ को भौचक्के होकर देखा, फिर विश्वजीत की ओर मुड़कर सावधानी से पूछा, यह क्या चल रहा है? हाँ विश्वजीत भाई, आखिर आप जीवन मृत्यु की चुनौती क्यों दे रहे हैं? कमरे में मौजूद लोग ये देखकर बाहर की ओर भागे और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। क्या हो रहा है? विश्वजीत ने तिरस्कार से हंसते हुए अपनी आंखें पार्थ पर टिकाईं। यह मैं नहीं हूं जो इससे जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ना चाहता है, ये वह है जो मुझसे लड़ना चाहता है। क्या? चश्मा लगाए आदमी और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए, पार्थ को लकड़ी की गुड़ियों की तरह घूरने लगे। आसपास के लोगों की निगाहें भी एक साथ पार्थ पर जा टिकी, उनके भाव अविश्वास से भरे थे। विश्वजीत की आवाज ऊंची हो गई।
कुछ मिनट पहले मैंने सद्भावना के कारण उसे एक निजी कमरे में बुलाया, यहाँ तक कि उससे संबंध बनाने की कोशिश में उसे मुआवजे के तौर पर 1000 पॉइंट्स की पेशकश भी की। कौन जानता था ये बच्चा दुर्भावना रखता है। दुर्भावना रखता है? क्या दुर्भावना? आसपास चुप्पी छा गई। क्या दुर्भावना? विश्वजीत ने ताना मारा। उसने कहा कि उसने 3 मुकाबले लड़े लेकिन केवल 10,000 पॉइंट्स ही कमाए, जो कि बहुत कम थे। ज्यादा पॉइंट्स पाने के लिए वह चाहता था कि मैं एक सी स्तर जागृत को ढूंढूं ताकि वह उसके साथ मिलकर एक मिलीभगत वाली लड़ाई कर सके। उसके लिए एक सी स्तर जागृत ढूंढकर मिलीभगत वाली लड़ाई। मिलीभगत वाली लड़ाई। सबने एक दूसरे को देखा, पूरी तरह से हैरान थे। लेकिन पार्थ को पहले से ही अंदाजा हो चुका था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आदमी, लगता है, मुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहा है ताकि मैं सच्चाई उजागर न कर सकूं। इस संघ के अध्यक्ष का विश्वासपात्र होने के नाते यहाँ हर कोई स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर विश्वास करेगा। भले ही मैं कितनी ही वाक्पटुता से बोलूं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मानना पड़ेगा कि वह काफी निर्मम है। विश्वजीत ने दांत पीसे, चूंकि वह नया है और उसका बैकग्राउंड अस्पष्ट है, इसलिए हर कोई निश्चित रूप से अपने अधिकांश पॉइंट्स दूसरे सी स्तर जागृत पर लगाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? किसी ने प्रतिक्रिया दी और हैरानी से चिल्लाया। बिल्कुल। विश्वजीत की निगाहें पार्थ पर टिक गईं। यह विवेक नाम का आदमी चाहता था कि मैं मंच पर मौजूद सी स्तर जागृत से बात करूं ताकि वह जानबूझकर लड़ाई हार जाए और यह जीत सके। चूंकि ज्यादातर लोग विरोधी पर पॉइंट्स लगाएंगे, ये खुद पर दांव लगाएगा, ठीक पहले की तरह, और दसियों हजार पॉइंट्स जीत लेगा। क्या ये तो हद हो गई। पहले से ही पार्थ से बड़ी मात्रा में पॉइंट्स हारने के कारण नाराज हर कोई गुस्से में फूट पड़ा। वे पार्थ को तुरंत फाड़ डालना चाहते थे। विवेक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने पहले 3 मुकाबलों में अपनी ताकत छिपाई और हमसे इतने पॉइंट्स जीते, और अब भी तुम्हें संतोष नहीं है और तुम हमें पूरी तरह से साफ करना चाहते हो। विवेक, तुम्हारा दिल कितना काला है। रणविजय, जिसने पहले पार्थ के साथ लड़ाई लड़ी थी, ने दांत पीसे। क्या तुम्हें ऐसा करते हुए अपराधबोध महसूस नहीं होता? अपराधबोध? अगर इसे अपराधबोध होता तो यह विश्वजीत भाई के पास ये योजना लेकर नहीं आता। भाइयों, हमने इस नए व्यक्ति को कमाका। यह कोई नौसिखिया नहीं है, यह एक चालाक लोमड़ी है। विश्वजीत भाई, क्या यह इसलिए कि आपने उससे सहमति नहीं जताई की? चश्मा लगाए आदमी ने कुछ सोचा और जल्दबाजी में पूछा। सही कहा। विश्वजीत ने सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, हम सब इस संघ के भाई हैं। पॉइंट्स कमाना आसान नहीं है। कुछ लोग तो कुछ 100 पॉइंट्स के लिए बाहर जाकर मर भी जाते हैं, उनका पूरा शरीर भी नहीं बचता। मैं ऐसी चीज कैसे कर सकता था? इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? किसी ने पूछा। आखिरकार, अगर मना करना ही काफी होता तो बात यहाँ तक कैसे बढ़ गई? ये जीवन मृत्यु की चुनौती आखिर किसने प्रस्तावित की? बाद में इसने फिर से प्रस्ताव रखा और यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी, लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि इंसान को ज़मीर रखना चाहिए और केवल पॉइंट्स कमाने के लिए चरम सीमा तक नहीं जाना चाहिए। कौन जानता था कि वह गुस्से में भड़क जाएगा और जीवन मृत्यु की लड़ाई का प्रस्ताव रखेगा। विवेक, विश्वजीत ने पार्थ की ओर देखा, अगर तुम मर्द हो तो स्वीकार करो कि जीवन मृत्यु की चुनौती तुमने ही शुरू की थी। तुरंत पार्थ फिर से सबका केंद्र बन गया। चारों ओर आंखें गुस्से से जल रही थीं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति का सामना करने पर वह शायद पीला पड़ जाता और हकलाता या शर्माकर अंतहीन बहस करता, लेकिन पार्थ नहीं। वह मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, सही है, जीवन मृत्यु की चुनौती मैंने ही तुम्हें दी थी। तो क्या तुम में हिम्मत है या नहीं? आखिरकार अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी, और उसके इस सधे हुए प्रदर्शन को देखकर संभवतः मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसे उसने इस तरह फंसाया है। शायद जिस क्षण मैंने उसे मना किया, उसने पहले ही मुझे बदनाम करने की योजना बना ली थी। उसने मुझे जो बताया वह एक बड़ा रहस्य था, यहाँ तक कि मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति को ये ताक नहीं रखने दूंगा जो मेरे पक्ष में न हो, बिना किसी बैकअप प्लान के, है ना? ये सुनकर आसपास के लोग और भी ज्यादा भड़क गए। विवेक, तुम बहुत उद्दंड हो। उद्दंड तो कम है, यह एक नीच बदमाश है। बिल्कुल। क्या तुमने विश्वजीत भाई को कहते हुए नहीं सुना? उन्होंने उसे 1000 पॉइंट्स दिए। 1000 पॉइंट्स? 1000 पॉइंट्स तो छोड़ो, विश्वजीत भाई से 10 पॉइंट्स भी मिल जाते तो मैं कृतज्ञ हो जाता। यह आदमी न केवल कृतघ्न है बल्कि विश्वजीत भाई से जीवन मृत्यु की लड़ाई भी लड़ना चाहता है। क्या यह इंसान भी है? यह एक जानवर है। इसने 3 मुकाबले जीते और खुद को अजेय समझता है और विश्वजीत भाई का भी सम्मान नहीं करता। वास्तव में विश्वजीत भाई एक सी स्तर जागृत हैं। यह विश्वजीत भाई से जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ना चाहता है। क्या यह अपनी सीमा नहीं जानता? पूरी तरह से अपनी मौत को दावत दे रहा है। विश्वजीत भाई, हस्ताक्षर कर दो। ऐसा नीच हमारे संघ पर कलंक है। उसे अखाड़े में निराशा का मतलब दिखाओ। अधिकांश लोग विश्वजीत का पक्ष ले रहे थे, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। केवल बहुत कम लोगों की आंखों में संदेह था। उन्होंने सी स्तर जागृतों के बीच मिलीभगत वाली लड़ाई की कुछ अफवाहें सुनी थीं, और अगर उन्हें सही से याद था तो कुछ साल पहले 1 या 2 सी स्तर जागृतों ने भी ऐसे विचार रखे थे। विश्वजीत उन अफवाहों में एक सामान्य कड़ी था। इस दृश्य को इसमें जोड़ने पर क्या ये सब थोड़ा ज्यादा ही संयोग नहीं है? विश्वजीत ने पार्थ को देखा, उसके होंठों पर एक उपहास भरी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, देखा, तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। जब चर्चाएं शांत हुईं तो विश्वजीत ने अपने हाथ उठाए, सबको शांत होने का इशारा किया, फिर पार्थ से कहा, विवेक, हर कोई गलतियां करता है। जब तक तुम उन्हें स्वीकार करके सुधारते हो तब तक ठीक है। इसके अलावा तुम नए हो। अगर मैं तुमसे जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ता हूं और जीत जाता हूं तो यह मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसा रहेगा? जब तक तुम अपने पास के सारे पॉइंट्स लेकर यहाँ मौजूद सभी लोगों में बांटने को तैयार हो जाते हो तो मैं मान लूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या कहते हो? विश्वजीत मुस्कुराया। उसने इस पर विचार कर लिया था। उसे पार्थ से जीवन मृत्यु की लड़ाई क्यों लड़नी चाहिए?
बिल्कुल अनावश्यक। उसे मार डालने से कहीं ज्यादा संतोषजनक होगा उसे बदनाम करके पूरी तरह से बर्बाद करना। ये सुनकर आसपास के लोगों ने वास्तव में जोर से सांस ली। अगर उनका अनुमान सही था तो इस नए व्यक्ति के पास 10,000 से अधिक पॉइंट्स थे, है ना? यहाँ 100 से अधिक लोग हैं, लगभग हर किसी को 70 से 80 पॉइंट्स मिल सकते हैं। यह एक काफी बड़ी राशि है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सारे पॉइंट्स खो दिए। ये जीवन रक्षक होगा। विवेक, क्या तुमने सुना? विश्वजीत भाई के कहे अनुसार करो और हम दिखावा कर सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ। सही है, तुमने संदिग्ध तरीकों से हमारे पॉइंट्स जीते, तुम्हें उन्हें वापस कर देना चाहिए। विवेक, विश्वजीत भाई ने तुम्हें यह मौका दिया, कृतघ्न मत बनो। विवेक, पॉइंट सौंप दो। हर आवाज तेज होती गई। विश्वजीत, बेकार की बातें बंद करो। पार्थ विचलित रहा, केवल उसकी ओर देखते हुए। क्या तुम में मुझसे जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने की हिम्मत है? आसपास चुप्पी छा गई, जिसके बाद ज्वार की लहर जैसा शोरगुल फूट पड़ा। विश्वजीत भाई, उससे लड़ो। हाँ, लड़ो। 3 मुकाबले जीते और खुद को कुछ समझता है। लड़ो, लड़ो, लड़ो। भीड़ की आवाजें एक शब्द में समाहित हो गईं, लड़ो। यहाँ तक कि चश्मा लगाए आदमी और अन्य लोगों ने भी अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाए। कारण सरल था, पार्थ बहुत घमंडी था, बहुत ज्यादा उद्दंड, इसलिए उसे मरना होगा। और विश्वजीत, एक सी स्तर जागृत के लिए उसे मारना बहुत आसान होगा। सहमत क्यों न हो? वे पार्थ को अखाड़े में पीट पीट कर मरते हुए देखने के लिए बेचैन थे। विश्वजीत, अगर तुम मर्द हो तो सीधे सीधे सहमत हो जाओ। पार्थ ने आग में घी डाला। विरोधी चतुर था, इन अनजान लोगों का इस्तेमाल करके उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। उसे पत्थर नगर जागृत संघ में सार्वजनिक दुश्मन बना रहा था। लेकिन वह इसे पलट सकता था, इन सीधे सादे लोगों का उपयोग करके अपने विरोधी को घेर सकता था, उसे जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमत होने के लिए मजबूर कर सकता था, भले ही वह नहीं चाहता हो। विश्वजीत का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने महसूस किया कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। यह विवेक जीवन मृत्यु की लड़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या यह भी एक सी स्तर जागृत है? लेकिन अब हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर वह आज पीछे हटता है तो वह संघ में फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। साथ ही भले ही विवेक एक सी स्तर जागृत हो तो क्या, उसने 2 साल पहले सी स्तर जागृति का कार्य पूरा कर लिया था। इस लड़ाई में वह निश्चित रूप से जीतेगा। मुझे उकसाने की कोशिश करना बंद करो। उसने ताना मारा, आंखों में दया दिख रही थी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे संजोया नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें इस कलंक को, संघ से छुटकारा दिलाऊंगा। बहुत खूब, विश्वजीत भाई, आप ही असली मर्द हैं। मार डालो इसे। आसपास के जागृतों ने जोरदार जयकार की। जहां तक पार्थ की बात है, उनकी नजरों में वह पहले ही एक मरा हुआ आदमी था। जीवन मृत्यु अखाड़े की खबर तेजी से फैली, जल्द ही पूरे बेस तक पहुंच गई। यहाँ तक कि कुछ जागृत जो आमतौर पर अखाड़े से जितना संभव हो उतना दूर रहते थे, जब उन्होंने ये सुना तो चौंक गए। क्या जीवन मृत्यु अखाड़ा? वह जिसमें 2 लोग ऊपर जाते हैं और केवल एक ही जिंदा नीचे आता है? एक महिला जागृत ने चिल्लाकर कहा। अपने साथी की बातें सुनकर उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अखाड़े की लड़ाई तो जीत के बिंदु पर रुक जानी चाहिए थी, है ना? यह मौत की लड़ाई कैसे हो सकती है? अमन, तुमने जरूर गलत सुना होगा, है ना? हाँ, इन सभी वर्षों में हमारे पत्थर नगर जागृत संघ में केवल 1-2 ही जीवन मृत्यु अखाड़े हुए हैं, और वे सब सालों पहले हुए थे। ये सही है। अमन के चेहरे पर उत्साह था। यकीनन तुमने अभी तक समूह चैट नहीं देखा है। वहां पागलपन चल रहा है। जीवन मृत्यु अखाड़ा वास्तविक है, 100% निश्चित। और तुम विश्वास नहीं करोगे कि इस बार 2 लड़ाके कौन हैं। कौन है? वे जानते थे कि अमन मजाक कर रहा है, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और तुरंत पूछा। हालांकि संघ में लगभग 200 जागृत थे, लेकिन वे अमन द्वारा बताए गए नामों को शायद ही पहचानते हों। अमन ने उनकी सोच का अंदाजा लगा लिया था और एक खुशी भरी हंसी छोड़ी। उनमें से एक को तुम जैसे ही मैं उसका नाम लूंगा तुरंत पहचान जाओगे। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। अमन कौन है? अगर तुम मजाक करते रहे तो हम खुद ही समूह चैट देखेंगे। हाँ, घुमा फिरा कर बात करना बंद करो और हमें बताओ। विश्वजीत। उस क्षण अमन ने आखिरकार एक नाम बताया। कौन? उसके आसपास के कुछ लोग लगभग चौंककर उछल पड़े। अमन, क्या तुमने अभी विश्वजीत कहा? अमन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? विश्वजीत भाई एक सी स्तर जागृत हैं। उनके स्तर के किसी व्यक्ति का महीने में एक बार भी अखाड़े के मुकाबले में भाग लेना दुर्लभ है। वह जीवन मृत्यु अखाड़े में कैसे हो सकता है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैं नहीं बताता तो तुम मुझे मजाक करने का आरोप लगाते हो, और अब जब मैं बताता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा व्यक्ति लगता हूँ जो इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में झूठ बोलेगा? अमन ने थोड़ा नाराज होकर पलटवार किया। वे सब स्तब्ध थे। हाँ, जीवन मृत्यु अखाड़ा पत्थर नगर संघ के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और प्रतिभागियों में से एक विश्वजीत था, एक सी स्तर जागृत और अध्यक्ष का मुख्य साथी। अमन इतनी बड़ी बात के बारे में झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। घटक, पहले बोलने वाली महिला जागृत ने घबरा कर निगल लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो अमन, तुम कह रहे हो कि विश्वजीत एक सी स्तर जागृत के रूप में जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ रहा है? इस बयान पर पास के लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। संघ में ज्यादा सी स्तर जागृत नहीं थे। उन्होंने उनके बीच किसी खुले संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया था। चीजें जीवन मृत्यु की लड़ाई तक कैसे बढ़ गईं? पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। अमन ने माथे पर बल डाला। विश्वजीत का विरोधी संघ के अन्य सी स्तर जागृतों में से कोई नहीं है। यह एक नया व्यक्ति है। क्या एक नया व्यक्ति? एक नया व्यक्ति जो अभी अभी हमारे संघ में शामिल हुआ है। क्या यह मजाक है? एक नया व्यक्ति विश्वजीत से जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ने की हिम्मत कर रहा है। क्या वह मरने की इच्छा रखता है? क्या तुम निश्चित हो कि तुमने ये सही सुना है?
बिल्कुल, अमन के चेहरे पर निराशा और हंसी का भाव था। जब उसने पहली बार समूह चैट में संदेश देखा तो उसने इस पर विश्वास करने से पहले काफी देर तक स्तब्ध रहा था। उसने इसे तथ्य के रूप में स्वीकार करने से पहले कई बार जांच की थी। तुम गलत नहीं हो और न ही मैं। वास्तव में यह एक नया व्यक्ति है जो विश्वजीत से जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ रहा है। और कथित तौर पर नए व्यक्ति ने ही लड़ाई का अनुरोध किया था। आसपास के लोग एक बार फिर से चौंक गए। मैंने सुना कि यह नया व्यक्ति काफी जुआरी था, अपनी ताक छिपाकर और अखाड़े के मुकाबलों के दौरान अपने सारे पॉइंट्स खुद पर लगा देता था। उसने वास्तव में लगातार 3 मुकाबले जीते। अमन ने स्थिति समझाई। उसके साथियों के चेहरे पर असामान्य भाव आ गए। क्या आजकल नए लोग इतने बेकाबू हो रहे हैं? जब हम संघ में शामिल हुए थे तो हम सभी ईमानदारी से कार्य पूरे करके पॉइंट्स कमाते थे। अभी भी वैसा ही है। हाँ, ज्यादातर दांव हार जाते हैं। इतने सालों में अखाड़े में दांव लगाने वाला कोई भी व्यक्ति आखिरकार टूट कर ही निकला है। यह नया व्यक्ति इस तरह से दांव लगाकर काफी निर्मम होगा। अगर वह सफल होता है तो वह बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकता है। सौभाग्य से विश्वजीत भाई ने उसे मना कर दिया। विश्वजीत भाई वास्तव में वफादार हैं, अध्यक्ष के दाहिने हाथ के रूप में सम्मान के योग्य हैं। बिल्कुल, अमन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। मना किए जाने के बाद नया व्यक्ति गुस्से में आ गया और जीवन मृत्यु अखाड़े पर जोर दिया। विश्वजीत भाई को सहमत होना पड़ा। कुछ लोगों को बस समझाया नहीं जा सकता। वास्तव में उनकी बातें आसपास के कई लोगों के साथ मेल खाती थीं। ये मुकाबला 10 मिनट में शुरू हो रहा है। क्या हमें भी जाकर देखना चाहिए? शायद विश्वजीत भाई पर एक छोटा सा दांव लगा दें। किसी ने उत्साह से सुझाव दिया। ये सही नहीं हो सकता। संकोच की आवाजें उठीं। हमने जुए में शामिल न होने पर सहमति जताई थी, है ना? अरे, ऐसी सुनिश्चित जीत के साथ ये जुआ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि विश्वजीत भाई जीतेंगे। वह नया व्यक्ति तो बर्बाद है। ठीक है, फिर एक छोटा सा दांव लगाओ, बस मनोरंजन के लिए। एक छोटा सा जोखिम, कुछ बड़ा नहीं। जिन जागृतों को ये खबर मिली वे बेसमेंट की ओर दौड़ पड़े, यहाँ तक कि बाहर वाले भी अपने काम छोड़कर वापस भाग रहे थे। भले ही दांव न लगाएं, देखना मजेदार हो सकता है। ऐसे लापरवाह नए व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, शायद सालों में एक बार। इस बीच उपाध्यक्ष विनय जैन, जिन्होंने पहले पार्थ का आकलन किया था, ने समूह चैट में संदेशों की बाढ़ पर ध्यान दिया। जीवन मृत्यु अखाड़ा, उसने माथे पर बल डाला। हर समुदाय में अपने संघर्ष होते थे और जागृत संघ अलग नहीं था। यह अखाड़ा उन्हें निपटाने का एक प्रभावी तरीका था। लेकिन विश्वजीत का नाम देखकर वह चौंक गया। बेशक वह विश्वजीत को जानता था। एक सी स्तर जागृत अध्यक्ष का विश्वास पात्र। वह जीवन मृत्यु की लड़ाई में शामिल है। क्या ये हो सकता है? विनय जैन की पीठ पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। हर सी स्तर जागृत संघ के लिए महत्वपूर्ण था। एक का खोना एक बड़ा झटका होगा। अगर 2 सी स्तर जागृत लड़ते तो दोनों के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना थी और जीवित बचा व्यक्ति भी कमजोर हो जाएगा। मैं इस लड़ाई को होने नहीं दे सकता, उसने सोचा, लेकिन फिर उसने विरोधी का नाम देखा और रुक गया। विवेक नाम परिचित लगा, लेकिन वह उसे याद नहीं कर सका जब तक उसने नया व्यक्ति के उपहास भरे उल्लेखों को नहीं देखा और उसे एहसास हुआ। हाँ, आज के नए व्यक्ति के आकलन में क्या उसका नाम विवेक नहीं था? विवेक, गति क्षमता, ई स्तर जागृत। 1 मिनट रुको। उसका चेहरा अचानक बदल गया। एक ही स्तर जागृत जीवन मृत्यु द्वंद्व में सी स्तर का सामना कैसे कर सकता है? ये तो आत्महत्या थी। कुछ मिनटों के बाद उसने कहानी को जोड़ लिया। तो ये बात है। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वह अखाड़े के आंतरिक कामकाज को जानता था, इससे उसने लाभ भी कमाया था। इस नए व्यक्ति में कुछ कौशल था जिसने विश्वजीत के भर्ती प्रयासों को आकर्षित किया। बातचीत विफल रही। ठीक है, इस तरह के अकेले भेड़िए को जो आदेश की अवहेलना करता है और असहयोगी है, उसे जल्दी ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन क्या विवेक मूर्ख था या घमंडी? इसके बाद भले ही वह संघ छोड़ दे, कोई उसे नहीं रोकेगा या दूसरे शहर तक उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन उसने ये द्वंद्व चुना। यह एक बुरे आदमी के खुद को फांसी लगाने जैसा था, मौत को गले लगाना। छी छी छी। उसने अपनी जीभ से आवाज निकाली, अपना फोन जेब में रखा और सोचा कि क्यों न इस दुर्लभ तमाशे को देखा जाए। आखिरकार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये चीजें उसके अधिकार क्षेत्र में आती थीं। बेसमेंट लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पत्थर नगर जागृत संघ में 200 से कम जागृत होने के बावजूद लगभग 300 लोग मौजूद थे। वे स्पष्ट रूप से कहीं और से भी आए थे। सभी की आंखें रिंग के ऊपर लगी स्क्रीन पर थीं। स्क्रीन पर विश्वजीत और पार्थ की प्रोफाइल, उनके नीचे दांव लगाने वाले पॉइंट्स दिख रहे थे। काउंटडाउन 10 मिनट दिखा रहा था। कई लोगों ने विश्वजीत पर दांव लगाया। हर सेकंड सैकड़ों पॉइंट्स बदल रहे थे। 2 या 3 मिनट में कुल 50,000 से ज्यादा। पार्थ पर भी दांव लगाए गए थे। 10,000 से अधिक पॉइंट्स के साथ हर सेकंड 10-10 करके बढ़ रहे थे। हालांकि हर कोई जानता था कि विश्वजीत जीतेगा। अगर पार्थ चमत्कारी रूप से जीत जाता तो दांव लगाना बड़ा प्रतिफल देता। पर्याप्त प्रतिफल के लिए थोड़ा सा दांव लगाना बुद्धिमानी लग रहा था। ये दोहराया गया और 3 मिनट के बाद पार्थ पर दांव के पॉइंट्स 30,000 तक पहुंच गए, जिससे पार्थ के लिए बाधाएं चौगुनी हो गईं। पार्थ के आधे पॉइंट्स उसके खुद के थे। शांत भाव से रिंग में खड़ा, ताने बाने को अनदेखा करते हुए पार्थ ने आखिरी 3 मिनट बीतने का इंतजार किया। विश्वजीत ने पार्थ के पिछले 3 मुकाबले विस्तार से देखे और अंत में एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह नया व्यक्ति बस यूं ही है। समय की बर्बादी। धड़ाम, एक आकृति ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अध्यक्ष, अध्यक्ष। चश्मा लगाए आदमी और अन्य लोगों ने तुरंत सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। यह नया व्यक्ति विनय जैन था। अध्यक्ष। विश्वजीत चौंक गया, फिर उसने भी विनय जैन का अभिवादन किया। तुम सब अब जा सकते हो। विनय जैन की नजर कमरे में घूम गई। उसने शांत भाव से कहा,
हाँ, सबने एक दूसरे को देखा और मौन सहमति से चले गए। आखिरी वाले ने दरवाजा भी बंद कर दिया। कमरे के अंदर केवल विनय जैन और विश्वजीत बचे थे। अध्यक्ष, विश्वजीत कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विनय जैन ने हाथ हिलाया और कहा, मैंने स्थिति की विशिष्टताओं का अंदाजा लगा लिया है, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में अखाड़े में क्या तुम्हें उसे मार डालने का पूरा भरोसा है? विश्वजीत इस पर मुस्कुराया। अध्यक्ष, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? ये तो छोड़ ही दीजिए कि वह आदमी सी स्तर जागृत है या नहीं, अगर वह है भी तो क्या? क्या आप मेरी ताकत नहीं जानते? बेशक मैं तुम्हारी ताकत जानता हूं। विनय जैन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन हम कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में बहुत आत्मविश्वास नहीं रख सकते हैं। मैंने सुना है कि इस जीवन मृत्यु अखाड़े की चुनौती इस नए व्यक्ति ने शुरू की थी। अगर उसके पास कुछ कौशल नहीं होता तो क्या वह ऐसा करने की हिम्मत करता? वातावरण शांत हो गया। मैं ये दूसरों का हौसला बढ़ाने और अपना कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बचने के लिए जल्दी खत्म कर देना। विनय जैन ने कहा। हाँ अध्यक्ष। विश्वजीत ने बार बार सिर हिलाया। वह जानता था कि अध्यक्ष विचारशील हो रहे थे, इस डर से कि वह लापरवाह हो सकता है और कोई गलती कर सकता है। लेकिन क्या विश्वजीत वास्तव में उस तरह का व्यक्ति है? जब एक शेर एक खरगोश का शिकार करता है तो वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है। विश्वजीत हमेशा इस सिद्धांत को समझता है। जब तक तुम समझते हो, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। विनय जैन ने विश्वजीत के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए मुड़ गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि बाईं ओर के एक कमरे के दरवाजे पर रुका, उसे खोला और अंदर चला गया। अध्यक्ष, आप यहाँ हैं। अध्यक्ष, क्या हो रहा है? चीजें इतनी खराब कैसे हो गईं? हाँ, मैंने सुना है कि यह नया व्यक्ति आज ही शामिल हुआ है। और यह आप ही थे अध्यक्ष, जिसने उसका आकलन किया था। आपका निर्णय। कमरे में 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला, विनय जैन को देखकर उदासीनता से व्यवहार कर रहे थे, बाहर वालों की तरह अत्यंत सतर्क नहीं थे। उनमें से एक ने तो अपनी टांगें भी पार कर रखी थी, अपने हाथ में शराब का गिलास घुमा रहा था। वे सभी संघ के सी स्तर जागृत थे और वे नाटक देखने के इरादे से आए थे। विनय जैन अंदर चला गया, एक खाली सीट पर बैठ गया और शांत भाव से कहा, जब जंगल बड़ा होता है तो हर तरह के पक्षी होंगे। ऐसी चीज पहले भी हो चुकी है। जो चीज मुझे थोड़ी हैरान करती है वह है इस नए व्यक्ति की ताकत। वास्तव में उदासीन दिखने वाले आदमी रोहन ने एक घूंट शराब गटका और कहा, मैंने उसकी तीनों लड़ाइयां देखी। ये निश्चित रूप से वह ताकत नहीं है जो एक ही स्तर वाला रख सकता है, कम से कम डी स्तर, संभवतः सी स्तर के करीब भी। विश्वजीत को चुनौती देने के उसके साहस से यह संभव है कि वह वास्तव में एक सी स्तर जागृत हो, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। छोटे बालों वाली महिला चारू ने माथे पर बल डाला। आखिरकार कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि यह जानते हुए कि वे केवल डी स्तर के हैं, एक सी स्तर विरोधी को चुनौती दे, भले ही वह सी स्तर के करीब हो तो क्या? पूर्व दिशा में बैठा आदमी हेमंत ने ताना मारा। उसके लंबे बाल और एक भयावह आभा थी। ईमानदारी से कहूं तो भले ही हम सभी सी स्तर जागृत हैं, हम में से कितने लोग विश्वजीत से जीत सकते हैं? उसके शब्दों से कमरे में चुप्पी छा गई। पहले के आदमी और महिला ने एक दूसरे को देखा, जो कुछ अजीब लग रहा था। विनय जैन ने हल्के से खांसा और कहा, वास्तव में यहां तक कि मुझे भी विश्वजीत को हराने का पूरा भरोसा नहीं है। सच कहूं तो अगर मैं उसे मारने में कामयाब भी हो जाता हूं तो मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, छोटे बालों वाली महिला चारू ने सहमति व्यक्त की। विश्वजीत की विस्फोटक महाशक्ति अपने आसपास की किसी भी चीज को विस्फोटित कर सकती है, चाहे वह इमारतें हों, शरीर हो या हवा हो। जब तक वह होश नहीं खो देता, बचना मुश्किल है। गति अविश्वसनीय रूप से तेज है और इससे बचाव करना मुश्किल है। इसके अलावा ताकत बहुत ज्यादा है। उदासीन आदमी रोहन के चेहरे पर अब एक गंभीर भाव था। 100 मीटर के भीतर एक विस्फोट की शक्ति एक रॉकेट के बराबर होती है, जो 300 मिलीमीटर कंक्रीट की ईंट की दीवार में आधा मीटर व्यास का छेद करने में सक्षम है। अगर 10 मीटर के भीतर ताकत 75 मिलीमीटर पर्वत तोप के समान होती है, जो एक छोटे से घर को मलबे में बदल देती है। सबसे भयानक चीज है उसके द्वारा छुआ जाना। भयावह आदमी हेमंत ने अपनी आंखों में डर के साथ कहा। हाँ, रोहन ने सिर हिलाया। अगर उसके द्वारा छुआ जाता है, चाहे हाथ, पैर या उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, यह 120 मिलीमीटर ग्रेनेड की शक्ति के साथ एक विस्फोट को ट्रिगर करेगा। यहाँ तक कि एक टैंक भी टुकड़ों में उड़ जाएगा। एक विशिष्ट स्तर का भयंकर जानवर भी मारा जाएगा अगर उसे महत्वपूर्ण बिंदु पर मारा जाए। इन शब्दों को सुनकर कमरे में फिर से चुप्पी छा गई। हालांकि वे सभी सी स्तर जागृत थे, लेकिन ताकत में अंतर महत्वपूर्ण थे। कुछ केवल साधारण उच्च स्तर के भयंकर जानवरों को ही मार सकते थे, एक साथ कई उच्च स्तर के जानवरों का सामना करना जीवन घातक हो सकता था, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ता था। मजबूत लोग मुर्गों की तरह उच्च स्तर के जानवरों को मार सकते थे, भले ही उन पर एक साथ कई उच्च स्तर के जानवर हमला करें। वे अनहार्म्ड भाग सकते थे, संभवतः उन सभी को मार सकते थे। सबसे मजबूत अकेले विशिष्ट स्तर के जानवरों को मार सकते थे, और वे 20 स्तर जागृत बनने से बस एक कदम दूर थे। विश्वजीत बाद के 2 के बीच था। सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट स्तर के जानवरों को मारने में सक्षम था, लेकिन उसके पास युद्ध का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा। तो क्या यह नया व्यक्ति विवेक मौत को दावत दे रहा है? रोहन फिर मुस्कुराया। छोटे बालों वाली महिला चारू ने सिर हिलाया और आह भरी। विवेक के लिए ये दुख की बात है। वह भी अभी संघ में शामिल हुआ है और पहले से ही उसके पास ये ताकत है। अगर उसे पर्याप्त समय मिलता तो वह हमारे लिए एक महान संपत्ति बन सकता था, अन्य शहरों के जागृतों के खिलाफ अखाड़े की लड़ाई में मदद करता। चारू, तुम बहुत आशावादी हो। भयावह आदमी हेमंत ने फुसफुसाया। इस तरह का विद्रोही व्यक्ति केवल परेशानी ही पैदा करेगा। ठीक इस बार की तरह विश्वजीत ने उसे प्यार से हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।
एक नए व्यक्ति के रूप में उसके लाभ कम होंगे, लेकिन क्या ये बाहर काम करने से तेज नहीं है? फिर भी उसने घमंड से मना कर दिया। चारू चुप रही। ठीक है, चलो देखते हैं कि यह विवेक थोड़ी देर में कैसे मरता है। रोहन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, आशा है कि विश्वजीत उसे एक साबुत शब्द छोड़ देगा। समय बीतता गया, दोनों पक्षों के पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे, अनुपात 5 से 1 के करीब पहुंच रहा था। विश्वजीत 250,000 पॉइंट्स, पार्थ 50,000 पॉइंट्स। अखाड़े की लड़ाई शुरू होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा था। इस दृश्य से विश्वजीत पर दांव लगाने वाले पॉइंट्स 300,000 तक पहुंच सकते थे। हाँ, कोई वास्तव में उस नए व्यक्ति पर दांव लगाने की हिम्मत करता है। पार्थ के पॉइंट्स को एक बार में कई सौ बढ़ते हुए देखकर किसी ने ताना मारा। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि वे दुनिया में सबसे चतुर हैं, जबकि बाकी सब मूर्ख हैं। क्या ये शानदार नहीं है? इन दावों के बिना हमें अपनी पॉइंट्स की जीत कहां से मिलेगी? बिल्कुल, कई लोग हंसे। जिन्होंने पार्थ पर दांव लगाया था उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। आखिरी 10 सेकंड, दोनों पक्षों के पॉइंट्स रॉकेट की तरह बढ़ गए। जैसे ही आखिरी सेकंड समाप्त हुआ, पॉइंट्स का अनुपात 300,000 से 60,000 तक पहुंच गया, 5 गुना अंतर। विश्वजीत पर दांव लगाने की संभावनाएं 1.1 गुना, पार्थ पर दांव लगाने की संभावनाएं 5.5 गुना। संघ 10% लेता है। उसी क्षण कमरे का दरवाजा खुला और एक आकृति धीरे धीरे अंदर चली गई, जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। कमरे में चुप्पी छा गई। सम्मान, प्रशंसा, उत्साह और उत्तेजना की निगाहें उसकी ओर निर्देशित थीं। विश्वजीत भाई, किसी ने चिल्लाया और चारों दिशाओं से आवाजें गूंज उठीं। विश्वजीत भाई, विश्वजीत भाई। विश्वजीत शांत रहा। अखाड़े की ओर जाने से पहले उसने सबको सिर हिलाया। उसकी तुलना में पार्थ अखाड़े पर खड़ा काफी वीरान दिख रहा था। अंत में विश्वजीत अखाड़े पर चढ़ गया। आसपास की जयकारें अपने चरम पर पहुंच गईं। विश्वजीत भाई, उसे मार डालो, मार डालो, इस नीच बदमाश को मार डालो। जयकारें आधे मिनट तक चलीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। विश्वजीत ने पार्थ को देखा और कॉन्डसेंडिंग अंदाज में कहा, विवेक, मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे संजोया नहीं। तुम्हारे चुनावों के कारण स्थिति यहां तक आ गई है। अब अगर तुम घुटने टेक कर भीख भी मांगते हो तो ये बेकार है। क्या ऐसा है? पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए, लेकिन पछतावा मेरे शब्दकोश में नहीं है। हे, विश्वजीत की आंखें दया से भर गईं। इस आदमी को एहसास नहीं था कि वह एक भयानक विरोधी का सामना कर रहा था। अगर अध्यक्ष ने उसे खास तौर पर जल्दी खत्म करने का निर्देश नहीं दिया होता तो वह इस नए व्यक्ति को यातना देता, उसे तड़प तड़प कर मरने देता। बीप, एक कुरकुरी आवाज आई जो काउंटडाउन का संकेत थी। 3 सेकंड, जो 3 काउंटडाउन बीप के अनुरूप थे। अंतिम बीप लड़ाई की शुरुआत का संकेत देगी। बीप, दूसरी बीप। इस क्षण समय ठहर सा गया। हर कोई अपनी सांस रोककर पलक झपकाए बिना अखाड़े को घूर रहा था। बस एक और सेकंड और यह जीवन मृत्यु द्वंद्व शुरू हो जाएगा। हालांकि कोई सस्पेंस नहीं था, फिर भी सी स्तर जागृत को कार्रवाई में देखना सार्थक था। काउंटडाउन शुरू होने से ठीक पहले के क्षण में वापस पार्थ ने एक गहरी सांस ली। हालांकि उसे अपनी वर्तमान ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी सावधान रहना बेहतर था। उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर विश्वजीत नाम के इस आदमी की महाशक्ति विस्फोट थी। हालांकि विशिष्टताएं अज्ञात थीं, क्योंकि अधिक जानकारी खरीदने के लिए पॉइंट्स खर्च करने का विकल्प गायब हो चुका था। दूसरे शब्दों में, पूरा पत्थर नगर जागृत संघ खुलेआम और गुप्त रूप से उसे निशाना बना रहा था। इसलिए विस्फोट का मतलब एक शारीरिक विस्फोट या शायद एक स्पिरिट बम हो सकता है। अगर यह बाद वाला था तो वह बहुत खुश होगा, क्योंकि गुवान देवेंद्र के साथ पिछली लड़ाई की तुलना में उसका आत्मा गुण कई गुना बढ़ गया था, 50,000 से अधिक तक पहुंच गया था। अगर विरोधी ने स्पिरिट बम का इस्तेमाल किया तो यह आत्मा विनाशकारी होगा। अगर यह पूर्व वाला था तो उसे तैयार रहना होगा। उसका वर्तमान संविधान 6,000 पॉइंट से अधिक था और स्तर 5 अभेद्यता से 1.5 गुना शारीरिक रक्षा बूस्ट के साथ उसकी शारीरिक रक्षा क्षमता 15,000 से अधिक पॉइंट्स वाले एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही पहली काउंटडाउन आवाज बजी, उसने 13 महान संरक्षकों की क्रॉस ट्रेनिंग, क्षैतिज शोधन, गोल्डन बॉडी के परफेक्ट गुणों को सक्रिय किया। शारीरिक रक्षा तुरंत फिर से 3 गुना बढ़ गई। दूसरे शब्दों में, उसका वर्तमान संविधान 33,000 से अधिक पॉइंट्स वाले एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। शारीरिक रक्षा, उपचार क्षमता और सहन शक्ति सभी समान थे। साथ ही उसने शरीर संरक्षण गुणों को सक्रिय किया, अपने सिर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा के लिए वास्तविक क्यूई का उपयोग किया। इस क्षण उसके सिर की शारीरिक रक्षा 40,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। ये सब पूरा करने के बाद अंतिम काउंटडाउन ध्वनि आखिरकार आ गई। और तभी एक अचानक बदलाव आया। धूम 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 धूम। अखाड़े में विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। भारी दहाड़ ने अखाड़े के पास के कुछ जागृतों को डर के मारे जमीन पर गिरा दिया। अगर अखाड़े के चारों ओर सुरक्षात्मक ढाल नहीं होती तो वे उड़ गए होते। यहां तक कि जो तैयार थे उनके चेहरे भी पीले पड़ गए और उनके पैर कांप रहे थे। वे जमीन को कांपते हुए महसूस कर सकते थे। धूम धूम धूम। अखाड़े पर विस्फोट जारी रहे। हा। मंच पर विश्वजीत जोर से हंसा। उसकी आंखें थोड़ी दूर पार्थ पर टिकी थीं और जहां उसकी निगाहें पड़ी वहां आग की लपटें आसमान में उड़ गईं और धुआं बिलोइंग हो गया। वह एक बॉम्बर की तरह था। पार्थ पर अनगिनत बम गिरा रहा था। जल्द ही अखाड़े का आधा हिस्सा विस्फोटों के घने धुएं में घिर गया, जिससे स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। हालांकि विस्फोटों की आवाज जारी रही। निजी कमरे के अंदर स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखते हुए कई स्तर जागृतों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। क्या ये काफी नहीं होना चाहिए? महिला चारू ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, वह बहुत पहले ही टुकड़ों में उड़ गया होता।
अगर विस्फोट जारी रहते हैं तो राख भी नहीं बचेगी। वास्तव में यहाँ तक कि हमेशा मजाक करने वाला रोहन भी ठंडक महसूस कर रहा था। भयावह आदमी हेमंत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें सिकोड़ ली। स्क्रीन पर विश्वजीत को हंसते हुए घूर रहा था। अगर वह मंच पर होता तो क्या वह विश्वजीत के शुरुआती हमले से बच पाता? शायद नहीं, है ना? क्योंकि वह न केवल अपनी आंखों पर बल्कि अपनी पांचों इंद्रियों पर निर्भर था। दूसरे शब्दों में, वह पूरे अखाड़े को अपने चारों ओर एक विस्फोट में बदल सकता था। ऐसे परिदृश्य में विरोधी कैसे बच सकता था? वे केवल इसे सहने का विकल्प चुन सकते थे। उस क्षण विश्वजीत उनके स्थान का पता लगाएगा और एक और अधिक शक्तिशाली विस्फोट करेगा। विस्फोट लगभग 10 सेकंड तक जारी रहे। इससे पहले कि विश्वजीत ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लगभग 30 सेकंड का विस्फोट 10 से अधिक उच्च स्तर के भयंकर जानवरों को भी राख में बदल देगा। वह बेचारा आदमी, उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वह अखाड़े पर कदम रखेगा, केवल तुरंत टुकड़ों में उड़ जाएगा, उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलेगा, है ना? अखाड़े के नीचे किसी ने उपहास किया। बिल्कुल, अब तो उसकी राख भी नहीं मिल सकती। सभी लोगों में से उसने विश्वजीत भाई को अपना विरोधी चुना। क्या ये शौचालय में लालटेन जलाने जैसा नहीं है? मौत को ढूंढ रहा है। विश्वजीत भाई अविश्वसनीय हैं। मैंने सुना है कि 30 मीटर के भीतर उनकी महाशक्ति की ताकत 5 या 6 पाउंड TNT विस्फोटक के बराबर है। अभी अभी विश्वजीत भाई ने उसे कम से कम 30 बार मारा होगा। लगभग 200 पाउंड विस्फोटक सीधे उस पर विस्फोट कर रहा था। छी छी छी, वह अभी तक मरा नहीं। जैसे ही उन्होंने चर्चा की, उनकी निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जहां पार्थ खड़ा था। धुआं छट रहा था। एक सिलहूट धीरे धीरे उभरा। क्या? हैरानी की चीखें गूंज उठीं। कई चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तार्किक रूप से, क्या इस नए व्यक्ति को टुकड़ों में नहीं उड़ जाना चाहिए था? वह अभी भी वहां कैसे खड़ा था? जैसे जैसे धुआं और छंटा, सिलहूट सबकी नजर में आ गया। फटे पुराने कपड़े, उसके कपड़े फट गए थे, खासकर उसका ऊपरी शरीर। उसकी त्वचा उजागर हो गई थी जो स्पष्ट रूप से विस्फोटों का पिछला लक्ष्य थी। उसकी पैंट भी फट गई थी, केवल कपड़े की पट्टियां हवा में फड़फड़ा रही थीं। हालांकि बस इतना ही था। उजागर त्वचा, ग्रेनाइट जैसे मांसपेशियों के टुकड़े रोशनी में चमक रहे थे। त्वचा का 1 इंच भी घायल नहीं हुआ, बाल तक नहीं बिगड़ा। बस यही। पार्थ के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, जैसे उसने पूछा हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके दिमाग खाली थे। उन्होंने जो पहले देखा था और अब पार्थ के फटे पुराने कपड़े, सभी ने गवाही दी कि विश्वजीत का हमला वास्तव में उसे लगा था। 30 सेकंड, सीधे 30 सेकंड के विस्फोट। अंत में उसके कपड़े फटने के अलावा उसका शरीर पूरी तरह से अनहाम था। ये कैसे संभव है? निजी कमरे में यहां तक कि उपाध्यक्ष विनय जैन भी खड़े हो गए, अविश्वास में घूर रहे थे। यह आदमी मरा नहीं। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उसने मजाक भी उड़ाया। उसने ये कैसे किया? रोहन का चेहरा बदल गया जैसे उसने विनय जैन को देखा और कहा, अध्यक्ष, क्या वह अभी अभी संघ में शामिल नहीं हुआ था? भले ही उसने 10,000 से अधिक पॉइंट्स जमा कर लिए हों, वह कभी बेसमेंट से बाहर नहीं गया। वह युद्ध कवच कैसे खरीद सकता था? विनय जैन का चेहरा काला पड़ गया। मैंने पॉइंट्स पर दांव लगाने की बाधाएं जांची हैं। उसने अपने सारे पॉइंट्स खुद पर लगाए। ये सुनकर दूसरों के जबड़े लगभग फर्श से टकरा गए। चारू हकलाया तो उसने उन सभी विस्फोटों को केवल अपने शरीर से रोक दिया। उसकी शारीरिक ताकत 10,000 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए, विशिष्ट स्तर के भयंकर जानवरों के बराबर। नहीं, यह नहीं हो सकता। भयावह आदमी हेमंत उत्तेजित होकर बोला। भयंकर जानवर धीमे हो सकते हैं, लेकिन उनका संविधान और ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए संघ ने साधारण मानव संविधान को शारीरिक ताकत के स्तरों के लिए मानक के रूप में स्थापित किया। एक साधारण इंसान की शारीरिक ताकत 10 पॉइंट्स होती है, करीब से हैंडगन से हिट होने पर घातक होगा। निम्न स्तर के भयंकर जानवरों की शारीरिक ताकत 1-100 तक होती है, यहां तक कि एक हैंडगन भी उन्हें चोट पहुंचा सकती है। एक राइफल में आमतौर पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों की शारीरिक ताकत 100-1,000 तक होती है। वे राइफल की गोलियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हैंडगन इन जानवरों के लिए महज खिलौने हैं। उच्च स्तर के भयंकर जानवरों की शारीरिक ताकत 1,000-10,000 तक होती है। वे मशीन गन की गोलियों का विरोध कर सकते हैं और उन्हें हराने के लिए रॉकेट लॉन्चर या मशीन गन की आवश्यकता होती है। 10 मीटर दूर, 100 मीटर के भीतर विश्वजीत के विस्फोट का प्रभाव इस स्तर पर है। विशिष्ट स्तर के भयंकर जानवरों की शारीरिक ताकत आमतौर पर 10,000 पॉइंट से अधिक होती है। यहां तक कि 75 मिलीमीटर हॉवित्जर से सीधे हिट होने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। केवल 120 या यहां तक कि 150 मिलीमीटर हॉवित्जर ही नुकसान पहुंचा सकता है। वे जो देख रहे थे उसका मतलब था कि इस नए व्यक्ति की शारीरिक ताकत 10,000 पॉइंट से ज्यादा थी, जो विशिष्ट स्तर के भयंकर जानवरों के बराबर थी। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। अखाड़े पर विश्वजीत पार्थ को घूर रहा था, मुंह खुला हुआ था, इतना कि वह अंडे से भरी एक टोकरी निगल सकता था। यह आदमी मरा नहीं, यह कहने की जरूरत नहीं है। अगर वह होता तो टियर 2 अलॉय बैटल आर्मर या विशेष वस्तुओं के बिना वह टुकड़ों में उड़ गया होता। क्या ये हो सकता है? इस आदमी के पास भी युद्ध कवच था। नहीं, ये सही नहीं है। उसने देखा कि उसने अपने सारे पॉइंट्स खुद पर लगाए और भले ही उसके पास कवच होता, इसे पहनने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसने तुरंत हमला कर दिया था। क्या ये हो सकता है? उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसके दिल में घबराहट का एक निशान चमक उठा। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये दूरी होनी चाहिए, हाँ ये होनी चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर वह दूरी को 10 मीटर के भीतर कम कर देता तो हर विस्फोट अपनी शक्ति को गुना कर देगा। और अगर उसने इस आदमी के शरीर को छू लिया तो एक विशिष्ट स्तर का भयंकर जानवर भी नहीं बचेगा। विवेक, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चालें चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह अब यहीं खत्म होता है।
वह हिल गया, तुरंत दूरी को 10 मीटर के भीतर कम कर दिया। धूम धूम धूम, एक और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। भयानक लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। अगर आसपास सुरक्षात्मक ढाल नहीं होती तो पूरा भूमिगत पहला मंजिल उड़ गया होता। फिर भी कई जागृत जमीन पर फेंक दिए गए चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए। क्या यह विश्वजीत भाई की असली ताकत है? इतना मजबूत, यह विस्फोट पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है ना? वह आदमी इससे नहीं बचेगा। किसी ने दांत पीसे। नहीं, मंच पर विश्वजीत का चेहरा बदल गया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस विस्फोट ने विरोधी को हिट नहीं किया। उसी क्षण उसकी पीठ पर एक ठंडक छा गई। क्रैक, एक कुरकुरी आवाज गूंज उठी। पार्थ के हाथ में खंजर टूट गया। हाहा, विश्वजीत दृढ़ता से हंसा। जीवन मृत्यु की लड़ाई में वह लापरवाह नहीं होगा। हालांकि अलॉय बैटल आर्मर नहीं पहने हुए था, उसका सुरक्षा ताबीज 10 विशिष्ट स्तर के भयंकर जानवरपूर्ण शक्ति हमलों को रोक सकता था और इसमें पलटवार प्रभाव था। निस्संदेह इस विवेक ने चुपके से हमला करने की कोशिश की होगी और एक खंजर से लड़ाई खत्म कर दी होगी। दुर्भाग्य से न केवल वह अनहाम था बल्कि खंजर भी टूट गया था। वह मुड़ा, पार्थ के सिर को पकड़ने के लिए झपटा। धूम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हिट। निजी कमरे में रोहन ने यह देखकर अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। उसने स्पष्ट रूप से देखा, विस्फोट विवेक के सिर पर हुआ था। यह क्या अवधारणा है? एक विस्फोटक जो जमीन में 1 मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा छेद कर सकता है, एक सिर पर विस्फोट कर रहा है। ये कैसे खत्म होगा? अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्क्रीन पर नए व्यक्ति की आवाज गूंज उठी। मुझे अब तुम्हारी ताकत और लड़ने की शैली काफी हद तक समझ आ गई है। तुम्हारे पास कुछ जीवन रक्षक चीजें हैं। आह, मेरे खंजर पर दया। हम अपने खंजर का मातम मनाने के बजाय चिंता करो कि क्या तुम्हारा भाग्य जल्द ही उसके जैसा होगा। विश्वजीत जोर से चिल्लाया। सच कहूं तो वह थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि वह अपनी सबसे मजबूत स्ट्राइक से चूक गया था, लेकिन इतनी करीबी सीमा पर सीधी हिट इस आदमी को मार नहीं सकती थी। यह नया व्यक्ति एक गति प्रकार जागृत नहीं है। क्या वह रक्षा प्रकार नहीं है? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।